बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाद सुलेमान। एक बार फिर से आप मुझे सुबह सवेरे के इस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। उसके रीज़न ये है कि इकरा की तबीयत थोड़ी नासाज है और आपसे दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए और कल से वो आपको ज्वाइन करे। और हमजा कुछ शेयर करना चाह रहे थे। हाँ, मैं अभी इशाल को भी बता रहा था कि बड़े लोग हैं कि जो ख़ुद को वैक्सीनेट नहीं करवा रहे ना, और हुकूमतें कुछ फ़ैसले भी कर रही हैं, कुछ सख्त फ़ैसले भी कर रही हैं। अब इनफरादी तौर पर क्या इंसान कर सकता है और इंसान क्या सोच सकता है, वो हमने आपके साथ शेयर करना है। वो ये है कि अमेरिकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में एक रिहायशी हैं जैसी जॉन्स नामी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया है कि अपने घर के बाहर बड़ा सारा जो है ना ढांचा वो नस्ब कर दिया। और किसी इंसान का ढांचा, हाँ, किसी इंसान का, जैसे कि हम देखते हैं ना कि जी के मरने के बाद जो है कुछ हड्डियां सामने आती हैं, तो एक ढांचा उन्होंने जी तैयार कर लिया और उसके ऊपर उन्होंने लिखा है नॉट वैक्सीनेटेड, सी यू सून इडियट्स, कि अगर आपने खुद को वैक्सीनेट नहीं करवाया तो मैं जल्द ही आपको मिलूंगा, यानी कि आप भी ये दुनिया छोड़कर शायद खुदा न खास्ता जाने वाले हैं। और उसके साथ छोटे छोटे कतबे रखे हैं, मतलब कि ना एक कब्रिस्तान नुमा उन्होंने एक शक्ल दी है उसको, छोटे छोटे कतबे रखे हैं जिस पर जो है ना मुख्तलिफ चीज़ें दर्ज की हैं। एक कतबे के ऊपर लिखा है ये अफवाह नहीं है, और दूसरे के ऊपर लिखा है कि कहीं आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात तो नहीं मान ली, और तीसरे कतबे पे उन्होंने लिखा है यूट्यूब मेरा डॉक्टर। ये सबसे अहम चीज़ है कि हमने सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें आ जाती हैं उनको जो मान लेते हैं, अफवाहें जो आ जाती हैं, तो वो भी उन्होंने दर्ज किया है कि यूट्यूब मेरा डॉक्टर। हमने सारा कुछ जो है सोशल मीडिया से, यूट्यूब से हो, फेसबुक से हो, वहाँ से ही देख लिया कि भाई हमें किसी डॉक्टर के पास या किसी माहिर की तो सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पर तो बड़े माहिर बैठे हैं। तो ये सारा मेरे ख्याल में हमजा उन्होंने करने का मकसद ये था कि लोगों को वैक्सीनेशन की तरफ लाना, कि आप लोग वैक्सीनेट हो जाएं, वरना फिर वाकई में वायरस जो है वो आपको आन दबोचेगा और आप फिर इस दुनिया फ़ानी से चले जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप खुद को वैक्सीनेट करवा लें। अच्छा, बुनियादी वजह क्या है कि वो एक तो वकील है पेशे से, और उनकी जो सास हैं वो कोरोना की वजह से पिछले साल इंतकाल कर गई थी, और वो बहुत ज़्यादा तंग रहे हैं कि पहले वो लोग भी, जो उनके फैमिली के लोग हैं, वो भी इन अफवाहों की वजह से जो है बहुत कोताहियां और गलतियां करते रहे हैं कि जो सोशल मीडिया बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब हम अगर देखें तो हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी शरह जा रही है कि हम बहुत जल्दी वैक्सीनेट हो रहे हैं, और हमारी तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है डे बाय डे। वैक्सीनेशन का रुझान लोगों में बढ़ता चला जा रहा है, वो चाहे देहात हैं, गाँव देहात हैं या फिर शहर हैं। हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेटेड हो रहे हैं, और मजीद हमने वैक्सीनेट होना है। वफाकी हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन के लिए मजीद सख्त इकदाम करने का जो फैसला है वो सामने आया। 1 सितंबर से 17 साल से ज़ायद उम्र के अफराद बशमुल तलबा के लिए, खास तौर पर बल्कि कहा जाए कि तलबा के लिए कोरोना वैक्सीनेशन शुरू की जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही। और NCOC के सरबराह असद उमर ने इस हवाले से ये कहा है कि जल्द से जल्द जो बच्चे हैं, 17 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं, उनको वैक्सीनेटेड जो है वो होना लाजमी करार दे दिया गया है, और अगर वो वैक्सीनेट नहीं होते तो फिर स्कूल जो है वो उनके लिए बंद कर दिया जाएगा। हाँ जी, वालिदैन अपने बच्चों की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद जो इशाल बात कर रही हैं, मुकम्मल वैक्सीनेशन के बगैर तालीमी इदारों में दाखिला तो बंद हो जाएगा। और उन्होंने बताया कि तालीमी इदारों में 89% असातिज़ा और अमले की वैक्सीनेशन हो चुकी है। 31 अगस्त के बाद स्कूलों में आने वाले बच्चों के ट्रांसपोर्ट अमले के लिए वैक्सीनेटेड होना लाजमी है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ट्रांसपोर्ट अमले का वैक्सीनेटेड होना लाजमी। और ये भी बताया जा रहा है कि ऑलरेडी जो स्कूल का अमला है या बच्चे हैं वो वैक्सीनेटेड हैं, और मज़ीद भी हमें उनको करना है, ताकि स्कूल की जो पाबंदियां लगाई जाएंगी उसके बाद स्कूल आने नहीं दिया जाएगा, अमले को भी, स्टाफ को, बच्चों को, तो उससे बचा जा सके। बिल्कुल ऐसे ही अब सख्त फैसले किए जा रहे हैं, पाबंदियां लगाने की बात हो रही है। अभी हम छोटी उम्र के बच्चों को तो वैक्सीनेट नहीं करवा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इजाज़त दी जा रही है NCOC की जानिब से, कुछ फैसले सामने आ रहे हैं। अब जो ये सख्त फैसले सामने आ रहे हैं और जो सिंध की सूरत हाल है, इस पर भी हम बात करेंगे। सदर सर्विंग स्कूल अलायंस मियां रिज़ाउर रहमान साहब हमारे साथ। मियां रिज़ाउर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। तो ये बताइए मियां साहब कि अभी ख़ास तौर पर जो असद उमर साहब ने बात की है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। जो कहा जा रहा है कि तलबा लगवाएं, ये यकीनन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा की उम्र आती है इसके अंदर, कितना ज़रूरी है कि ये,
और दूसरा जो अब ये सख्तियां की जा रही हैं कि अब तालीमी इदारों में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा अगर 15 अक्टूबर तक ये वैक्सीनेटेड नहीं होते, ये कितनी वक्त की ज़रूरत आप समझते हैं? नहीं, ये तो बहुत अच्छा इकदाम है जी, और बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर पाबंदी भी लगाई जाए और बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को, फैमिलीज़ को, सबको वैक्सीनेटेड होना चाहिए इस वक्त। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जो शुरू किया गया ये बड़ा एक वाइज डिसीजन है, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे और पेरेंट्स तो पहले ही कॉन्शियस थे और वो अपने बच्चों को करवा भी रहे थे, और मेरा ख्याल है कि 20-30% बच्चे करवा भी चुके हैं। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपने बच्चों को पहले ही कह दिया हुआ है कि आप अपना, क्योंकि 18 से पहले 18 to 30 का जब इन्होंने स्लॉट दिया था आज से कोई 2 महीने पहले, तो बच्चों ने उससे लगवाना शुरू कर दिया था। अब चूँकि पाबंदी लगा दी गई है कि 15 अक्टूबर से पहले सारा लगवाएं, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। देखें, वैक्सीनेशन ही वाइज वो इलाज है जिसकी वजह से हम बच सकते हैं, और वैक्सीनेशन में तो इन्होंने बहुत कमाल किया है गवर्नमेंट ने, इसको तो वाकई अप्रिशिएट करना चाहिए। आपके चैनल के तवज्जुह से हमने भी गुजारिश की कि टीचर्स के लिए आप एक डेजिग्नेटेड आप बना दीजिए, तो फौरी तौर पे बना दिए गए, और 98% टीचर्स जो है उन्होंने अपनी वैक्सीनेशंस करवा ली। अच्छा, तो इस तरह की सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है। जो कल कोट किया गया वो 89% कोट किया गया, उन्होंने पूरे पाकिस्तान का बताया, तो पंजाब तो 98% पे खड़ा है। पंजाब के डिपार्टमेंट ने भी जो अनाउंस किया वो 97% किया है। प्राइवेट स्कूल ये कहते हैं कि हम तकरीबन 98% और 100% के इन बिटवीन ही करवा चुके हैं। जो 2% ने नहीं करवाया वो भी वो लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है या जिनकी कोई ऐसा मामला है जिसकी वजह से, मेडिकल रीजंस की वजह से वो डिलेड है। तो फिर तो हम बहुत जल्दी उस हदफ को पूरा कर लेंगे, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 100% जब तक अमला और बच्चे जो है वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते तब तक फिर स्कूल उनके लिए अलाउ नहीं होगा जाना। तो अगर आप कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी मेरे ख्याल में 98 पे खड़े हैं अगर पंजाब में, तो फिर तो हम बड़ी जल्दी इसको अचीव कर लेंगे जो हदफ रखा गया है। लेकिन अगर सिंध में जिस तरह से कहा जा रहा है कि वालिदैन के लिए भी जो है वो कंपल्सरी है कि आप बच्चों को वैक्सीनेटेड होना है, उस मौके पे आप क्या कहेंगे? इशाल, देखें 1 मिलियन डोजेस पर डे लग रही हैं, 48 मिलियन डोजेस आज की डेट तक लग चुकी हैं, तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो ये ले चुके हैं। चंद दिन पहले मेरी एक बांग्लादेश में एक सहाफ़ी से बात हुई, तो उसको जब मैंने बताया कि हमारा डाटा ये कहता है कि हम इस वक्त उस स्टेट तक तकरीबन हम 30 मिलियन लगा चुके थे, तो वो सरप्राइज़ हो गया, हैरान हो गया कि आपने तो बड़ा कमाल किया ये वाला, ये कैसे मुमकिन हुआ? हम इतना डेवलप कंट्री हैं और हम आगे हैं, उनको कुछ अपने पे कुछ ज़्यादा था कि हम आपसे आगे हैं, तो हम तो अभी तक सिर्फ जो है ना 4 मिलियन लगा चुके हैं, आपने कैसे लगा लिए? तो फिर उनको मैंने पूरा ब्रीफ किया कि हमारी जो मेडिकल टीम्स हैं या जिसके ऊपर फोकस्ड NCOC है उसने बड़ी अच्छी प्लानिंग की है, और उसकी उस प्लानिंग की वजह से, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व करने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी आसान हुई हैं और सीधे रास्ते पे। ठीक है मियां रज़ा रहमान साहब, आपने पंजाब का तो जिक्र किया, सिंध के हवाले से भी हमें बताएं कि आपके पास क्या नंबर्स हैं कि कितने फीसद जो अमला है वो वैक्सीनेट हो चुका है? और अमले की अब हम बात करें, सिर्फ असातिज़ा की बात नहीं कर रहे, स्कूल में आया होगी उनको भी वैक्सीनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल के अंदर अगर कोई कैंटीन है, कैंटीन के अंदर जो शख्स होता है उसको वैक्सीनेट होना भी बहुत ज़रूरी है। अब ड्राइवर्स की भी बात हो गई है कि जो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, तो हम उनको मिलाकर ये आप पंजाब का 98% बता रहे हैं या उनके बगैर सिर्फ असातिज़ा की बात हो रही है? देखिए, जो स्कूल है ना, ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड इदारे होते हैं, इसमें आपके हर चीज़ का एक डिसिप्लिन तय किया जाता है, और यहाँ पे अंदर भी अगर आपने आना है तो उसके भी डिसिप्लिन हैं कि जैसे आज तक ये तमाम स्कूलों का डिसिप्लिन है कि आप पहले अपना ID कार्ड नंबर बाहर लिखवा के आएँ अगर आप पहली दफ़ा स्कूल आ रहे हैं या आपका ताल्लुक नहीं है तो स्कूल्स तो रूल्स को बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करता है, करवाता है और जानता है कि मैंने कैसे करना है। तो इंशाल्लाह ताला ये तो सारे मामला ठीक होंगे। कैंटीन वाले को भी वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा, वैन वाले को भी होना चाहिए, जो वहाँ पे बाकी सारा स्टाफ है जिसे आप डोमेस्टिक स्टाफ भी कहते हैं, वो सारा भी होना चाहिए। ये तो हो रहा है और बहुत तेज़ी से लोगों ने करवाया। जहाँ तक सिंध का मामला है, मेरा ख्याल है कि 98% स्टाफ वो लोग भी अपना करवा चुके हैं। अच्छा, बहुत तेज़ी से करवा चुके हैं। एक रीज़न है ना हमजा कि जो पढ़ा लिखा बंदा है वो जल्दी समझ जाता है और ये नीड ऑफ द टाइम है, और इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। आज करवाना है या फिर कल करवाना है, आपकी चॉइस है। जितनी जल्दी करवा लेंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे। तो वाई नॉट कि हम आज अभी इस वक्त करा लें। मैंने तो आपको पहले भी अर्ज़ किया कि हम तो खुद अपने टीचर्स को वैन्स में बैठा के सेंटर लेके गए और वहाँ से लगवा के ले आए। 1 घंटे में 1 दिन में काम हो गया। बल्कि मैं लास्ट में मैंने गुजारिश की थी कि अगर टीचर्स थोड़ी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें और अपने इलाके के लोगों को भी मोटिवेट करें कि आप भी वैक्सीनेशन करवाएं अपनी। और वो टीचर चौके होता है ना जिसकी बात सारे लोग सुन लेते हैं, वो जितने छोटे छोटे दुकानदार आस पास हैं, घर के पास हैं, वो भी सुन लेते हैं, नेबर्स भी सुन लेते हैं, उनकी बात को ओब्लाइज भी करते हैं। तो टीचर्स के कहने से ये बहुत तहरीक पैदा हो जाएगी और ये बेहतर हो जाएगी चीज़ें सारी। और पेरेंट्स को
जितना अच्छे से टीचर्स मोटिवेट कर सकते हैं शायद ही कोई दूसरा मोटिवेट कर सकता है, क्योंकि पेरेंट्स की जो एक अंदर वो एक चीज़ होती है ना कि उस्ताज़ा कह रहे हैं तो ये सही होगा, और बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो आप कह रहे हैं कि ये मुहिम टीचर्स को भी लेके आगे चलनी चाहिए, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये गॉड गिफ्टेड है ना, ये अल्लाह की दी हुई एक नेमत है टीचर को, कि टीचर की बात में तासीर होती है। टीचर जब कोई बात करता है बच्चे से, उसके वालिदैन से, तो उस पर काफ़ी गौर किया जाता है, उसको अच्छी तरह समझने की कोशिश की जाती है। रिज़वान रहमान साहब, मुख्तलिफ एसोसिएशन से, जब प्राइवेट एसोसिएशन से हम बात कर रहे होते हैं ना तंजीमों से, तो उनके मुख्तलिफ मौक़िफ़ भी हमें सामने आते हुए नज़र आते हैं। सिंध की जो सूरत हाल है स्कूल्स की, उस पर आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं कि क्या नीड ऑफ द टाइम थी कि स्कूल बंद कर दिए जाते, और अभी भी जो 30 अगस्त की बात हो रही है, और अगर उसके बाद भी सूरत हाल वैसी नहीं होती कि जो कहा जा रहा है, तो फिर क्या होना चाहिए और एसोसिएशंस करेंगी क्या? लेकिन सिंध में हम अलाए हैं ग्रैंड अलायंस के, सर्विंग स्कूल भी उसकी अलाए है, और सर्विंग स्कूल की मीटिंग हुई है उनके साथ, जो उनके मिनिस्टर एजुकेशन है, और 30 से स्कूल खोलने का उन्होंने नोटिफिकेशन भी कर दी है। स्कूल तो खुल जाएंगे और खुलने चाहिए थे। आप ये देखिए कि स्कूल ना खोलने के नुकसानात क्या हुए हैं। हम सब कुछ चीज़ों पर ना गौर करने की इसलिए ज़रूरत है कि हमें अपना एनालिसिस करना चाहिए। पिछला 1.5 साल स्कूल बंद रख के हमने क्या खोया, क्या पाया। पिछले 3 महीने से पंजाब के डिफरेंट शहरों में इन्फेक्शियस रेट ज़्यादा है, लेकिन स्कूल खुले हैं क्योंकि उनको गवर्नमेंट को पता लग गया है, या इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पता लग गया है कि स्कूल बंद करने के जो नुकसानात हुए, जिसमें मैट्रिक का और एफएससी के पेपर के वक्त जो सामने आए, वो सबके लिए लम्हा फिक्रिया था। बच्चों ने गाड़ियाँ तोड़ी, सड़कें ब्लॉक कर दी, इस्लामाबाद बंद कर दिया। क्या रिएक्शन आया उसका? अब आप कितनी देर चाहेंगे कि बच्चे ना पढ़ें, तालीम से दूर रहें, और आप बच्चों को बनाना क्या चाहते हैं? तो ये बात समझ आ गई। आप देखेंगे पंजाब में दोबारा नाम नहीं लिया गया कि स्कूल बंद करने हैं। केपी के खुला है, कोयटा बलोचिस्तान खुला है, बाकी आज़ाद कश्मीर खुला है। तो सिंध में अगर ये मामला उन्होंने उठा दिया, तो मैं समझता हूँ उनको भी गौर करना चाहिए कि जो पूरे मुल्क का ट्रेंड है उसको फॉलो करें, और जो एनसीओसी कह रहा है उसको फॉलो करें। अच्छा, थोड़ा सा तालीम का ट्रेंड जो है एक फिर से फ्लो जो है वो बनना शुरू हो गया है, क्योंकि अब तालीमी इदारे सिंध को छोड़ के बाकी सूबों की बात करें तो वहाँ पर तो रूटीन में है, खुले हुए हैं, तो कुछ फ्लो बनना फिर से शुरू हो गया, बच्चों को कोर्स समझ आना शुरू हो गया। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक्चुअली मैं इसमें ना यहाँ पे आपके चैनल के तवज्जुह से गुजारिश करूँगा कि बच्चों को ना डोपामिन देने की ज़रूरत है। अच्छा, डोपामिन एक वो केमिकल होता है हमारे माइंड में, ब्रेन में, जो हमें खुशी पहुँचाता है। बच्चों का पहले भी हम डोपामिन लेते हैं, हर इंसान डोपामिन लेता है, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी जनरेट करती है और वो केमिकल पहुँचता है उसको। अच्छा, पहले हम डोपामिन लेते थे, स्कूल जाना है, बहुत से बच्चों को शौक होता था कि सुबह सुबह उठ के स्कूल जाएंगे, फिर वहाँ पे दोस्तों के साथ बैठेंगे, ये डोपामिन था। वहाँ खेलेंगे, ये भी डोपामिन था। अब आजकल डोपामिन चेंज हो गया है। पिछले 1.5 साल की वजह से बच्चों का डोपामिन ये बन गया है कि हमने बर्गर खाना है, हमने फिज़ी ड्रिंक्स पीने हैं, हमने लैपटॉप यूज़ करने हैं, हमने मोबाइल यूज़ करने हैं, हमने टैब यूज़ करनी है, हमने सारा दिन नेटफ्लिक्स देखना है, हमने सारा दिन अपना टाइम जो है वो वेस्ट करना है, किसी ऐसी एक्टिविटी में नहीं लगाना जो पहले हमारी डोपामिन क्रिएट करती थी ना। तो आजकल के दौर में हमें अपने बच्चों को डोपामिन डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, उनको डाइवर्ट करने की ज़रूरत है कि उसमें से निकलें और इस तरफ आइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जो है अब हेल्थी एक्टिविटी स्कूल में नहीं रही है, जो कि थी। अब डिस्टेंस आपको मेंटेन रखना है, आपको महदूद ही रहना है, क्लासरूम्स में रहना है, आपको इधर उधर नहीं जाना, तो बच्चे उस तरीके से एंजॉय स्कूल जाके नहीं कर रहे। तो शायद ये रीज़न भी है कि बच्चों का अब इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं रहा है। स्कूल में वैसे अब हमने कुछ एक्टिविटीज़ शुरू करवा दी हैं, क्योंकि देखें कुछ एक्टिविटीज़ बड़ी ज़रूरी हैं, जैसे तादाद कम कर दी गई है ना, तो उस तादाद कम करके हमने कुछ फिजिकल ट्रेनिंग्स और इस तरह चीज़ें बच्चों को शुरू करवा दी। ठीक है मियां रिज़वान रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान का आप हिस्सा, और आप ख़ास तौर पे जो स्कूल के मसाइल होते हैं, बच्चों के तालीम के जो मसाइल हैं, वही सबसे बड़े मसाइल होते हैं। और अब ये अच्छी बात है कि बाकी गवर्नमेंट्स जो हैं सूबाई बात कर लें तो वो, और जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस है वो कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे हमें अब नज़र आती हैं। सिंध के हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि चलें अब कुछ मामला तय पा गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बेहतरी आ जाएगी। जो एहतजाज की बात जब असातिज़ा करते हैं ना, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है, तो वो एहतजाज की नौबत भी नहीं आनी चाहिए। खैर, कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हुकूमत अब मज़ीद सख्त फैसले करने पर मजबूर तो हो गई है, जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं। और 30 सितंबर से जी अंदरूने और बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी भी करार दे दी गई है। शॉपिंग मॉल्स हों, होटल्स हों, गेस्ट हाउसेज हों, वहाँ पर पाबंदियाँ लागू कर दी जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और एनसीओसी डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ बैठ के ब्रीफ इस हवाले से बाकायदा कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि इन नई पाबंदियों का इतलाक जो है वो शुरू हो चुका है, और अगर आप वैक्सीनेटेड जल्द से जल्द नहीं हो जाते और आपको बैरून, जैसे हम कह रहे हैं कि अंदरूनी और बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए भी वैक्सीनेट होना लाजमी करार दे दिया गया है, चाहे आपने पाकिस्तान में आना है या पाकिस्तान से बाहर जाना है। पहले तो ये था, दूसरे ममालिक ने ये कहा था कि वैक्सीनेट होकर आप आ सकते हैं, और डिफरेंट किस्म की वैक्सीनेशंस थी जिनको लगवाना था और उसके बाद आप जा सकते थे। पाकिस्तान के लिए भी यही रूल्स है। बिल्कुल, आप अंदरूनी मुल्क भी सफ़र शायद नहीं कर सकेंगे और यकीनन नहीं कर सकेंगे। फैसला किया असद उमर साहब ने कहा गया था, आपको वो सुना देते हैं।
30 सितंबर बाद आप अगर फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, यानी दोनों डोज आपने नहीं लगवाई हुई, तो आप ना डोमेस्टिक ट्रैवल कर सकेंगे ना इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकेंगे। और शॉपिंग मॉल्स के लिए भी 31 अगस्त सिंगल डोज का टारगेट है और 30 सितंबर जो है उस हतमी टारगेट है पूरी वैक्सीनेशन दोनों डोज लगवाने का। अगर नहीं है तो उसके बाद आप ना वहां पर काम करने के लिए जा सकते हैं और ना वहां पर आप शॉपिंग करने के लिए जा सकेंगे। होटल्स, गेस्ट हाउस, ये तमाम ठहरने की जगह हैं, यहाँ पर भी बड़ी तादाद के अंदर लोग आते हैं। वही 31 अगस्त और 30 सितंबर की तारीख इन पर भी लागू होगी। खाने की जगह जो है रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, और इसी तरीके से शादी की जो तकरीबात हैं, चाहे वो मैरिज हॉल्स के अंदर हों या वो बाहर हों, उनके अंदर भी जो 30 सितंबर से ये बंदिश लगाई जा रही है कि अगर आप पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड नहीं हैं, दोनों डोज नहीं लगाई हुई, तो आप इन मुकामात पर नहीं जा सकेंगे। 17 साल और उससे ऊपर के जो तलबा हैं वो 15 सितंबर तक कम से कम एक डोज उनको लगाना लाजमी है, और अगर 15 अक्टूबर तक उन्होंने दोनों डोज नहीं लगाई हुई तो उनका भी फिर तालीमी इदारों के अंदर जाना मुमकिन नहीं होगा। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सरबरा कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत साहब। महमूद शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, सबसे पहले तो इस पे बात कर लेते हैं, जो अब सख्तियाँ की जा रही हैं, कुछ लोगों की तरफ से रिएक्शन भी सामने आ रहा है कि अब गवर्नमेंट सख्तियाँ क्यों कर रही हैं। अगर हम दूसरे ममालिक के अंदर देखें तो कुछ ममालिक तो ऐसे हैं कि जो कुछ इंसेंटिव्स दे रहे हैं, कुछ डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं, कुछ फ़ायदे हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं अब वो वक्त आ गया है कि हमें सख्तियां करनी होंगी, क्योंकि अब वो लोग रह गए हैं जिनको ज़बरदस्ती शायद वैक्सीनेट करवाना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, अगर मुझे नहीं पता आपको याद होगा कि नहीं, मैंने कोई 1 साल पहले आपके प्रोग्राम पे भी और बहुत से चैनल्स पे भी ये कहा था कि हमें अब इमरजेंसी मोड से निकलना होगा। जब भी कोई तकलीफ आती है तो एक उसका इमरजेंसी रिएक्शन होता है और उसके बाद फिर सस्टेन्ड एक्शंस होते हैं, जो आपको सस्टेन्ड एक्शंस करने होते हैं, क्योंकि हमने उस वक्त भी ये कहा था कि कोरोना के साथ अब रहना होगा एक लंबे अरसे के लिए, और ये एक मामूल की बीमारी हो जाएगी। मामूल से मुराद ये नहीं कि ये कोई इसकी अहमियत गैर मामूली होगी, मामूल से मुराद है कि ये फ्रीक्वेंटली होती रहेगी और जिस तरह बाकी बीमारियाँ उस तरह ये हमारी बीमारियों का एक नॉर्मल हिस्सा बन जाएगी। कुछ लोग बदकिस्मती कह लें, जो भी निज़ाम कुदरत का है, कुछ लोग इसका शिकार भी होंगे, कुछ ज़्यादा तकलीफ में आएंगे, कुछ को मामूली तकलीफ होगी, लेकिन ये एक पैटर्न इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब जब आपको पता हो कि कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने जा रही है, तो फिर आप इमरजेंसी रिएक्शंस पर नहीं डिपेंड करते, फिर आप एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाते हैं। और ये मैं बड़े अरसे से पंजाब हुकूमत को भी कह रहा हूँ कि अब आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ आना चाहिए, और ये एक अच्छा मौका है कि हम अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव भी करें, इन्फेक्शियस डिजीज़ इंस्टीट्यूट्स और हॉस्पिटल्स बनाएं, एक लोगों की एजुकेशन को इम्प्रूव करें और ऐसी चीज़ें इन प्लेस लाएं। जिस तरह अब आपने ये अभी बात की हेल्थ केयर वर्कर्स की बूस्टर डोज की, तो ये बात मैंने अपने फोरम से 3 महीने पहले NCOC को लिख के भेजी थी कि इनको आपको बूस्टर डोज लगाना चाहिए, जिससे उस वक्त वो लोग एग्री नहीं किए, और वो वजह ये थी कि इंटरनेशनली को बहुत एविडेंस नहीं थी। अब इंटरनेशनल एविडेंस, मेरा पॉइंट ये है, क्या हम हमेशा इंटरनेशनल एविडेंस के ऊपर ही चलेंगे या हमारे अपने दिमाग में है काम करने के लिए? अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग बात करते हैं हर्ड इम्यूनिटी की, क्या समझते हैं पाकिस्तान कब तक हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंच पाएगा, और फिर हम तीसरी डोज क्या हमें वो भी लगवानी पड़ेगी? देखिए, तीसरी डोज से मुराद है बूस्टर डोज, और वो तीसरी नहीं हो सकती, वो चौथी भी हो सकती है, वो 5वीं भी हो सकती है। बूस्टर डोजेज वो होते हैं जो आपको एक दफ़ा इम्यून सिस्टम को आपके एक्टिवेट करने के बाद जिस तरह उसमें कमजोरी आती है तो फिर उसको बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप इन्फ्लुएंजा के डोजेज हर साल लगवाते चले आ रहे हैं, बहुत से लोग लगवाते हैं जिनको रिस्क होता है इन्फ्लुएंजा का, तो वो जब आप सऊदी अरेबिया जाते थे उम्रे के लिए, हज के लिए, तो आपको बहुत सी वैक्सीन लगवानी पड़ती थी। तो ये वैक्सीनेशन का एक अमल वैसे ही हो जाएगा जिसमें बूस्टर एक नहीं, शायद एक से ज़्यादा, शायद रेगुलर इंटरवल्स पे लगते रहेंगे, और ये एक हमारा नॉर्मल रहन सहन का तरीका हो जाएगा। हर्ड इम्यूनिटी इस वक्त कोई भी इसके बारे में नहीं कह सकता कि क्या ये डेवलप होगी, क्या और कब डेवलप होगी, इसलिए कि जो म्यूटेशंस आ रही हैं, ये एक नई बीमारी है, ये कोई कवानीन फॉलो नहीं करती। इसके कवानीन आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आएंगे और एविडेंस की बुनियाद पर कवानीन बनेंगे। अभी इसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक मुख्तलिफ नौइयत का वायरल डिजीज़ है। बहुत सी और वायरल डिजीज़ हैं जिनमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाती है। अब इसमें देखने में आ रहा है कि नहीं हो रही, इसमें लोगों को दोबारा भी हो रही है और शॉर्ट स्पैन में हो रही है, वैक्सीनेटेड लोग मुतासर हो रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमें ख्यालात बनाने की और ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ये वक्त के साथ पता लगेगा और जूं जूं एविडेंस आती जाएगी। ये सवाल मेरा ख्याल है पब्लिक के नहीं है, ये सवाल
हेल्थ रिसर्चर्स के और उन लोगों के हैं जिन्होंने पॉलिसी का तयन करना है। तो हर्ड इम्यूनिटी के बारे में अभी कोई वसूख से कुछ नहीं कह सकता, इसलिए क्योंकि इसमें म्यूटेशंस बहुत तेजी से हो रही हैं और बहुत से वायरसेस नए आ रहे हैं जिनके बारे में कहा नहीं जा सकता कि आपकी इम्यूनिटी उनको टैकल करेगी कि नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, 50 साल से ज़ायद उम्र के हेल्थ वर्कर्स का तो तस्करा किया भी गया और आप भी जिस तरह से बूस्टर डोज के हवाले से बता रहे हैं, मार्च में पाकिस्तान में वैक्सीनेशन ड्राइव का आगाज़ हुआ। 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद थे और हमने कोशिश की थी कि हेल्थ वर्कर्स के साथ जो पहली 5 लाख डोजेज़ आई थी उसके साथ हमने बाद में कोशिश की थी कि जो बूढ़े अफराद हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको ये वैक्सीन लगवाई जाए। लेकिन 6 महीने शायद पूरे हो रहे होंगे अगले महीने, तो उनके हवाले से भी आपको लग रहा है कि कोई फैसला साथ ही कर लिया जाएगा कि उन लोगों को जिन्होंने मार्च में खुद को वैक्सीनेट करवा लिया था, बुजुर्ग अफराद, उनको भी बूस्टर डोज दे देनी चाहिए? देखिए, ये फैसले तो एनसीओसी करती है, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन यही है कि जो लोग एट हाई रिस्क हैं, सबसे ज्यादा हाई रिस्क पे होते हैं फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, इसलिए कि एक उनको वायरस का लोड बहुत बड़ा मिलता है, दूसरे वो इससे एक्सपोज होते हैं हर वक्त, और तीसरी बात यह है कि उनके इर्द गिर्द ऐसे मरीज भी होते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, ऐसे मरीज भी होते हैं जिनमें बहुत सी बीमारियां होती हैं और उनकी बॉडी कोई कुव्वत मुदाफियत नहीं रखती, सो वायरस उनमें बहुत तेजी से फैलता है। सो पहली लाइन तो हेल्थ केयर वर्कर्स की होनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन जैसे मैंने आपको बताया, हमने को 2-3 महीने पहले लिख के भेजी थी कि फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाना चाहिए। हमने तब कहा था 3 और 6 माह के दरमियान, लेकिन 6 माह पे भी हो जाए। बाकी ये है कि ज़्यादा उम्र के लोगों का फैसला एनसीओसी करेगी, क्योंकि उसकी अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, उनका एक्सपोजर उतना नहीं है, उनका रिस्क उस सेंस में ज़्यादा है कि उनको अगर कोरोना हो जाए तो उनको तकलीफ ज़्यादा होती है, लेकिन उनका रिस्क कोरोना होने का उतना नहीं है जितना फ्रंट लाइन केयर वर्कर्स का। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और मामला ये है कि देखें अब पाकिस्तान में भी भाई बूस्टर डोज की बात हो रही है और आपने पहली डोज नहीं लगवाई भी। बिल्कुल ऐसे ही मुझे तो इस पे हैरत हो रही है। और जिनको जैसे हमजा कह रहे थे कि खींच के लेके जाना पड़ेगा और उन लोगों को डोज लगवानी पड़ेगी, तो क्यों जाना पड़ेगा? आप क्यों अपनी जान की खुद हिफाजत नहीं करना चाहते, अपनी खुद हिफाजत नहीं करना चाहते? आप दूसरों को भी बचाएं अपने आप से और खुद को भी बचाएं, तो इसलिए जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो जाए। शायद ज्यादा समझदार लोग अगर कह लिया जाए ना, ज्यादा समझदार लोग इस वक्त बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं कि भाई हमें बूस्टर डोज भी लगाएं, कहीं जो है हमारी जो है एंटीबॉडीज हैं वो कम ना हो रहे हों, हम फिर से कहीं खुदा न खास्ता कोरोना में मुब्तला ना हो। मेरे ख्याल में ये वो लोग हैं जिनको जीने का ज्यादा शौक भी है। तो ये शौक सबके अंदर होना चाहिए। जिनको जिंदगी की कीमत का पता है, जिनको ये पता है कि पूरी फैमिली हमारे साथ है और हमारी जिंदगियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो चलें हम एक ब्रेक लेते हैं और उम्मीद यही करेंगे कि जिन्होंने अभी तक पहली डोज नहीं लगवाई वो कम से कम पहली डोज लगवाने के लिए आप कहीं मत जाइएगा, हम वापस आएंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, उर्दू ज़बान को आफाकी शोहरत बख्शने वाले शायर अहमद फराज को हमसे बिछड़े आज 13 बरस बीत गए हैं। अहमद फराज की शायरी जो है उनका मरकज़ मोहब्बत और नौजवान नस्ल की तर्जुमानी करना था। वो नौजवान नस्ल में इसीलिए ज़्यादा मकबूल भी थे। हाँ जी, लेकिन माशरती नाहमवारियों पर भी उनकी शायरी अपने वजूद का भरपूर एहसास दिलाती है। उसने सुकूत शब में भी अपना प्याम रख दिया, हिज्र की रात बाम पर माहे तमाम रख दिया। उसने नज़र नज़र में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया। अहमद फराज साहब के साहबजादे वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनके हवाले से जानते हैं कुछ। अहमद फराज साहब कैसे वालिद थे ये बताइएगा। यकीनन आपको बहुत याद भी आते होंगे, उनकी कौन सी बात है जो अब तक शिबली साहब आपको बहुत याद आती है? बातें तो उनकी बहुत सी याद आती हैं, लेकिन जब उनके साथ हमारी गुफ्तगू होती थी या मेरी डायरेक्टली होती थी तो एक इंतहाई दिलचस्प और लतीफ़ों से भरी गुफ्तगू होती थी। वो हर बात में एक मजाक का पहलू निकालते थे और सीरियसनेस भी मौजू की रहती थी। तो उनकी गुफ्तगू, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत ऐसी सहरकुन थी कि ज़ाहिर है कि उनके साथ
बैठते, सफ़र करते हुए, आगे इधर उधर जाते हुए उनके साथ बड़ी एक खुशगवार सी वो कंपनी होती थी, जो कि ज़ाहिर है कि अभी हम काफ़ी मिस करते हैं। फराज साहब को बतौर शायर तो सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है उनको, लेकिन बतौर वालिद हम आपसे जानना चाहते हैं, ख़ास तौर पर जब आप बचपन में थे तो आपने कैसा पाया उनको? सख्त मिजाज थे, नरम दिल थे? ये ज़रा शेयर कीजिएगा हमारे नाज़रीन के साथ। देखें, एक स्टेज थी जिसमें सख्त भी थे। शुरू में बड़े प्यार मोहब्बत करने वाले थे, फिर सख्ती का दौर आया, फिर उसके बाद दोस्ती का दौर आया। अच्छा। तो कुछ ऐसे वक्त थे जिसमें कि उनके साथ जब वो एग्जाइल में थे, यानी मुल्क से जलावतनी में थे, जी। तो उस वक्त उनसे बड़ी कम एक काफ़ी अरसा 5-6 साल जो है तो उनसे बातचीत नहीं रही। लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल हमारा जो रिश्ता था वो दोस्ती का था, और कभी उन्होंने अपनी मर्जी हम पे, दोनों भाइयों पे कभी भी नहीं इन्फोर्स की, और हमेशा एक बड़े ही दोस्त की तरह हमें वो गाइड भी करते थे, और अपने तजुर्बात का भी बड़े ही पुरअसर अंदाज में हमसे वो हमें वो गाइड किया करते थे। शबलीफ साहब, फराज साहब बतौर वालिद उन्होंने कोई ऐसी नसीहत की हो, कोई ऐसी बात की हो जो आपको आज भी याद हो, या फिर कोई ऐसा वाक़या जो अभी भी आप फैमिली में बैठ के डिस्कस करते हो तो चेहरे पर खुशी का तासुर आ जाता हो? उनकी तो हर गुफ्तगू जो है तो बिल्कुल आई विश के आदमी रिकॉर्ड कर लेता, लेकिन जाहिर है कि कोई ऐसे वाक़यात होते थे जिसमें कि उनकी जो बातें थी वो बड़ी उससे याद आती थी। कि एक तो ये था कि वो हमेशा ये समझते थे कि आपको अपने आप को इस तरह से लाइफ में वो एक इस तरीके से आपको वो करना पड़े, ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जिससे कि आप अपने आप से कभी भी शर्मिंदा ना हो, और अपनी आपसे जो आपका मुकालमा है, वो जो आपके अंदर का इंसान होता है वो सबसे ज़्यादा आपका दोस्त होता है, और वही आपको सही मशवरा देता है। तो इस लिहाज से ये वाकई उनकी ये बात मुझे अक्सर याद आती है, और ख़ास तौर पर जबकि मैं सियासत में हूँ। अच्छा। तो ये बात ज़रा ज़्यादा उनकी याद आती है, क्योंकि कई दफ़ा हम ऐसी सूरत हाल से दो चार होते हैं जिसमें कि हमें कोई ना कोई पोजीशन लेनी होती है। आया वो पोजीशन आपकी जो बुनियादी उसूल हैं, जो आपकी बुनियादी वैल्यूज़ हैं, या आपकी जो सोच है, आया वो उसके मुताबिक हैं या नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ इस तरह से ना हो कि जिस तरह वो उनका ही एक शेर है, तेरे बगैर भी तो गनीमत थी जिंदगी, तेरे बगैर भी तो गनीमत थी जिंदगी, खुद को गंवा के कौन तेरी जुस्तजू करे। तो खुद को गंवा के और किसी चीज का हासिल करना, मेरा ख्याल है कि ये उनकी शायरी में भी जिस तरह के उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से आर्टिकुलेट किया है। तो ये ऐसे अशार हैं जो कि जब भी कभी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है अपनी अमली ज़िंदगी में, अपनी सियासी ज़िंदगी में, तो उसमें इस किस्म के जो अशार हैं वो एक किस्म के गाइडिंग प्रिंसिपल्स बन जाते हैं मेरे लिए। ये भी बताइएगा, आपने खुद ही वैसे सियासत की बात छेड़ दी है, तो अहमद फराज साहब किस तरह का पाकिस्तान देखना चाहते थे? आज का पाकिस्तान क्या आप समझते हैं कि उसी जानिब गामज़न? देखिए, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का जो हमारी जो तारीख़ रही है, जो हमारे 70 साल रहे हैं, जब मैं उनकी शायरी पढ़ता हूँ तो उसमें उनकी ऐसे भी नज़में हैं या गज़लें हैं जो कि उन्होंने 50 की दहाई में लिखी, मिड 50s में लिखी, और वो आज अगर मैं पाकिस्तान का उसके साथ वो मवाजना करता हूँ तो मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने 60 साल पहले जो बातें कही थी वो लगता है कि वो आज लिखी हुई हैं। अच्छा। तो इस लिहाज से जो उनका जो ऑब्जर्वेशन थी, उनकी जो विजन थी, तो वो जाहिर है कि बड़ी दूर तक वो देखते थे। और जो शायर होता है, और ख़ास तौर पे जब क्वालिटी का शायर हो, तो उसकी यही एक खुसूसियत होती है कि जो बात वो करे तो वो वक्त की कसौटी पे भी वो पूरा उतरता है। और अगर आप उसको 50 साल बाद पढ़ें, 100 साल बाद पढ़ें, तो वो बात मुस्तनद रहती है। यही एक अच्छे शेर का, अच्छे शायर का एक खासा है।
तो वो जाहिर है कि जब पाकिस्तान में, तो उनकी हमेशा, उन्होंने जमहूरियत के लिए भी बड़ी जदोजहद की, उन्होंने इंसानी हुकूक के लिए बहुत वो की, उन्होंने जो तंग नजरी है उसके खिलाफ भी उन्होंने बहुत सी नज़में भी लिखी, और मुनाफिकत के बारे में भी उन्होंने काफ़ी अपने अशार में उसकी मुनाफिकत से जो नफ़रत का इजहार किया है। मेरा ख्याल है वो किसी और ऐसी चीज़ पे नहीं किया जितना कि उन्होंने इस पे किया है। तो वो उनका एक शेर जिस तरह के मुझे भी याद आया है कि हर जिस्म दाग दाग था लेकिन फराज हम, बदनाम यूं हुए कि बदन पर कबा न थी। ये जो कबा है ये बुनियादी तौर पे वो मुनाफिकत की कबा है जो कि लोग ओढ़े फिरते हैं, और जिसकी वजह से वो अपने ऐब छुपाते हैं, और दूसरों को, वो लोग जो कि इस तरह के नहीं होते हैं और जो कि जिस तरह होते हैं नजर आते हैं वही होते हैं। तो ये उनकी शायरी में इसका भी एक बड़ा खुला एक मिसाल मिलती है। शिबली फराज साहब, कहा जाता है कि जो बड़े शायर होते हैं उन पर आमद होती है। क्या कभी ऐसा हुआ कि फराज साहब गपशप कर रहे हों, बैठे हों, और एकदम से आमद आई और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया और ये शेर व शायरी शुरू कर दी हो? बिल्कुल, ये तो बैठे हुए को छोड़े, मैंने तो ये तजुर्बा भी है कि उनके साथ वो गाड़ी चला रहे थे और मैं साथ बैठा हुआ था। अच्छा। और मुझे याद है कि गाड़ी में कागज़ नहीं था, तो जो सिगरेट का पैकेट है उसको खोल के और मुझे कहा कि लिखें। वो ड्राइविंग कर रहे थे, पिंडी की तरफ हम जा रहे थे पेशावर से, और उन्होंने एक अपनी बड़ी, हालांकि जो बड़ी टेक्निकल भी थी, बाद में मुझे तो इतना शायरी का नहीं पता, लेकिन जो उसके जो अशार हैं वो आज वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के अशार थे और बड़ी सीरियस और टेक्निकल किस्म की वो गज़ल थी। तो यस, वो इस तरह होता है कि उन पे आमद होती थी और वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं था कि उनका, वो एक बड़े प्रैक्टिकल किस्म के इंसान थे। उन्होंने जॉब भी की, उन्होंने बिजनेस भी किया, उन्होंने दोस्तों के साथ वक्त गुजारा, उन्होंने हर चीज़ की। तो वो एक नहीं था कि वो बड़े रिस्ट्रिक्ट, मल्टी फैसेटेड किस्म की शख्सियत थे वो, और कहीं से उनके उठने बैठने से नज़र ये नहीं आता था कि एक शायर बोल रहा है, क्योंकि आमतौर पे जो एक शायरों का जो एक इमेज था, पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने चेंज किया। एक बड़े ही साफ सुथरे, अच्छे, खुश लिबास, खुश गुफ्तगू, खुश गुफ्तार, इस किस्म की उनकी पर्सनालिटी थी। तो वो देखने में तो शायर कहीं से नहीं लगते थे, लेकिन जब बोलते थे तो जाहिर है कि फिर पता चलता था कि कुछ कोई मुख्तलिफ सी बात हो रही है, और एक तर्ज़े गुफ्तगू जो उनका था और अंदाज जो था, इवन जो उनके शेर अशार पढ़ने का जो अंदाज था, वो भी बड़ा एक मुनफरिद किस्म का था। बेशक फराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और अहमद फराज साहब की शख्सियत के ऊपर जो है बड़ी जामे, बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू हुई है। क्या मतलब बेहतरीन अशार, अगर गज़लों की बात कर लें, गज़लें बेहतरीन है, नज़मों की बात कर लें तो असर छोड़ जाने वाली नज़में हैं, हर दौर में मकबूल और हर हासो आम में मकबूल है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसे ही मतलब कि कहा जाता था कि नसर के करीब तरीन मिसरा होता था। हर शख्स जो है, जैसे खासो आम की बात की इशाल ने, बिल्कुल दुरुस्त बात है, हर शख्स को हर आम शख्स को भी समझ आ जाता है कि जी कि ये शेर का मतलब क्या है। तो बड़ी बेहतरीन शायरी। तो शिबली फराज साहब ने हमें जो है वो टाइम दी है, उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और कुछ अपने मुल्क के टैलेंट की और मज़ीद टैलेंट की बात करते हैं। लफ्ज़ों के खेल स्क्रैबल में पाकिस्तान जो के खिलाड़ी हैं एक बार फिर सब पर भारी पड़ गए हैं, और इनका नाम है सैयद अम्माद अली, और इन्होंने एक बार फिर से सबकत ले ली और सबको पीछे छोड़ दिया। हाँ जी, दूसरी बार इन्होंने वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल कप जो है वो जीत लिया है और दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने दूसरी दफ़ा जीता। और पाकिस्तान की मेज़बानी में ऑनलाइन इवेंट में 72 खिलाड़ियों ने शिरकत की थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस फाइनल में मतलब उन्होंने अपना खेल इस तरह से पेश किया, गेम इस तरह से खेली है कि मतलब हम लोग खुद हैरान रह गए। बिल्कुल ऐसे ही टॉप 10 खिलाड़ी थे और 13 गेम्स खेले गए, जिनमें 15 साल अम्माद अली ने 9 गेम्स जीते और 329 पॉइंट्स के स्प्रेड स्कोर के साथ उन्होंने टाइटल अपने नाम कर लिया। क्या बात है। अम्माद इससे कबल 2018 में मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाला जो है वो भी एक स्क्रैबल कप है, जीत चुके हैं और मजमूई तौर पर जूनियर लेवल पर पाकिस्तान के लिए 3 आलमी एजाज़ात बिल्कुल अपने नाम कर चुके हैं। और इसी हवाले से अगर हम बात उनसे करेंगे, हम जानेंगे उनसे कि आखिर उन्होंने किस तरीके से इतनी अचीवमेंट तैयारी कैसे की और ये अचीवमेंट किस तरीके से उन्हें हासिल की है।
तो क्यों ना हमारे साथ मौजूद हैं सैयद बात इमाद कर अली इमाद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले तो हमें ये थोड़ा सा ना आसान लफ्ज़ों में बताएं कि ये कितना मुश्किल खेल होता है, और आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ये सिर्फ खेल है, दिमाग का खेल है, ये क्या है? इसमें कैसे सलाहियत को बढ़ाया जाता है? आप 2 दफ़ा जीत के आ गए हैं, दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ? जी ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। और जहाँ तक स्क्रैबल की बात है, बेसिकली वर्ड है वोकेबलरी का, आप कितने अल्फाज जानते हैं। और ये है कि इसमें जहानत भी है कि आप वर्ड्स बोर्ड पे देखें जो आपका टाइल हो, उसमें आप स्पॉट करें। लेकिन ये है कि बेसिक जो बात है वो वोकेबलरी है, आप कितने अल्फाज जानते हैं। ठीक है। अच्छा अमाद, ये चैंपियनशिप शुरू होने से पहले इस बात का यकीन था कि आप जीत जाओगे, या फिर बस चांस लिया और जीत गए? उम्मीद तो थी, क्योंकि 5 अपनी साल से सलाहियतों पर रिप्रेजेंट कर रहा कितना हूँ। यकीन था कि नहीं मैं ये जीत कर ही रहूंगा? उम्मीद थी कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 5 साल से, और इस चैम्पियनशिप की प्रैक्टिस भी काफ़ी की थी 2 महीनों से। तो यही था कि उम्मीद थी, और अल्लाह का शुक्र है कामयाब हो पाए। अच्छा इमाद, हमें बताइए कि आप अपनी एजुकेशन के बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइए। हम आपकी वोकैबुलरी के बारे में भी कुछ अंदाज़ा लगाना चाहेंगे उसके साथ मिला के। करंटली मैं क्लास 11 में हूँ, ओ लेवल कर रहा हूँ ओके। BS पारसी से। और ये है कि अभी साइंस की फील्ड में हूँ। अच्छा फ्यूचर में सोचा है कि कॉमर्स में कोई फील्ड चुनूँ। ओके ठीक है, यानी कि हम GMAT का, आप कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं ना, तो हम GMAT को जहन में रखते हैं, GRE को ज़रा साइड पे कर देते हैं। मुझे ये लगता है कि आपकी वोकैबुलरी तो बड़ी बेहतरीन होगी, GMAT के लिए कम से कम अंग्रेज़ी की ख़ास तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तैयारी थोड़ी बहुत करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो सही है। अच्छा, इस चैंपियनशिप की अगर बात कर लें इमाद, तो किसके साथ सबसे ज़्यादा टफ मुकाबला रहा आपका? सबसे ज़्यादा टफ मुकाबला मेरे हिसाब से तो अपने पाकिस्तानी टीम भी और थाईलैंड की टीम, क्योंकि दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। अच्छा इमाद, हमें ज़रा ये बताएं, आप मतलब कि ना ज़्यादा मतलब कम गो हैं, ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते हैं, तो अब हम आपसे ना आपके गेम के बारे में ज़्यादा पूछने की कोशिश करेंगे। हम अक्सर मूवीज़ में देखते हैं या फिर जो एप्लीकेशंस होती हैं इस गेम, आपके गेम के हवाले से, तो ऐसा लग रहा होता है कि जिसको समझ आ रही होती है ना, उसको बोल्ड होके अल्फाज नज़र आ रहे होते हैं कि अच्छा ये लफ्ज़ ये बन रहा है, ये लफ्ज़ ये बन रहा है, आम बंदे को नज़र नहीं आ रहे होते। आपके साथ ऐसा ही होता है? जी ये तो बात यही है कि प्रैक्टिस से आता है ये। शुरू में तो मुझे भी नहीं दिखता था बिल्कुल, मैं भी हैरान होता था ये कैसे बनाते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस से ही आता है। अच्छा, कितने साल के थे जब आपने इसकी प्रैक्टिस शुरू की और आपने इसमें समझा कि मैं इतना शार्प माइंडेड हूँ कि मुझे ये करना है या मैं ये कर सकता हूँ? कितनी एज से आपने स्टार्ट किया? पहली दफ़ा मैंने खेला था 6 साल की उम्र में, आई थिंक, हाँ 6 साल की उम्र में खेला था। और फिर जब मैं अराउंड 9 इयर्स का था तो मेरे स्कूल BS ने इंट्रोड्यूस करा मुझे कि ये टूर्नामेंट्स भी होते हैं, तो आप भी शिरकत करें, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी कामयाब हुआ। अच्छा ये हमें बताएं कि जब कोई नहीं बन पा रहा होता वर्ड आपसे, उस वक्त कितनी फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है, कितना खुद पे गुस्सा आ रहा होता है, या परेशानी होती चली जाती है, ये क्या, या उस लफ्ज़ को छोड़ते हैं, कहते हैं भाई आगे बढ़े, अगर इस पर रहे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे? जी होती तो यही है, गुस्सा तो आता है ही, क्या डायलॉग है। लेकिन यही है कि अब वो हर वक्त हर गेम में आते हैं, कभी आपके अच्छे आएंगे कभी बुरे आएंगे, तो अच्छा प्लेयर यही देखता है कि आप सबसे बेहतरीन यूटिलाइज कैसे करें उन टाइम्स। मोहम्मद, बच्चों को क्या जो इस गेम को खेलना चाहते हैं या अपने दिमाग को तेज़ करना चाहते हैं, क्या मशवरा देंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि पेरेंट्स क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ना वो ला के बॉक्स दे देते हैं कि आप इनको मैच करें, मिलाएं, और माइंड गेम्स जो है वो ज़रूरी होती हैं, पजल दे दिए जाते हैं। किस तरीके से माइंड को शार्प किया जाए? आपने किस तरीके से किया? बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे आप? ये बादाम के हवाले से भी बताइएगा। बादाम भी खाते थे? पता, शौक तो था, लेकिन कभी फोर्स नहीं किया बादाम खाने को। और जहाँ तक बात है इस गेम की, तो यही है कि कोई गेम फोर्स नहीं किया जाए, जो शौक है वही खेलें,
और अगर किसी चीज़ में आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि टैलेंट सबके पास होता है, मेहनत से ही आप आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बेहतरीन है। इसके अलावा भी कोई गेम खेलते हैं या फिर यही गेम खेलते हैं? कजन्स के साथ कोई और गेम भी खेल लेते हैं? फुटबॉल खेलता हूँ स्कूल वालों के साथ, काफ़ी शौक है। अच्छा अच्छा। फुटबॉल भी दिमाग के साथ ही खेलते हैं या बस किक लगाई जहाँ पहुँच गया? दोनों होते हैं, मिक्स। अच्छा, दोनों मतलब कि आप ज़्यादा फिर मतलब कि अच्छा ज़्यादा पाँव के साथ खेलते हैं दिमाग के साथ खेलते हैं, ये बताएं। पाँव के साथ काफ़ी ज़्यादा। चलें इमाद, बहुत शुक्रिया, आप सबसे पहले पाकिस्तान का हिस्सा बने, बहुत मुबारक हो। आप इसी तरह जो है पाकिस्तान का नाम आप रोशन करते रहें। क्या बात है, क्या गेम्स हैं, माइंड गेम्स, ये तो मुझे तो समझ नहीं आती है वैसे। मैं अगर जाऊं भी ना, वो वर्ड्स की गेम होती है, एप्लीकेशंस मुख्तलिफ होती हैं, मैं उसको फिर अनइंस्टॉल ही करता हूँ। एग्जैक्टली, मैं खुद अगर ये करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आती। लेकिन बच्चों को बचपन में जो गेम्स खिलाई जाती है ना, इसीलिए खिलाई जाती है ताकि दिमाग जो है उनके शार्प हो। और जो बादाम है, बादाम भी खाने चाहिए लेकिन उसके साथ जो है ना आपको माइंड गेम बहुत ज़्यादा। और मैंने अक्सर डॉक्टर्स से कहते सुना है, डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई जब माएँ प्रेग्नेंट हो ना तो वो मैथ बहुत ज़्यादा किया करें। अच्छा, इस तरह की एक रिसर्च इसराइल से जो है ना बहुत ज़्यादा जोड़ी जाती है कि जी कि ये खास तौर पे जो मैट्रिक्स के क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत सॉल्व किए जाएंगे, बड़ा शार्प माइंड होता है ताकि बच्चा जो है शार्प माइंड पैदा हो। तो माँ का मैथ्स अच्छा हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहा जाता है। लेकिन माइंड गेम्स का फ़ायदा होता है। अब 6 साल की उम्र में इमाद ने जिस तरह हमें बताया कि उन्होंने खेलनी शुरू की और उसके बाद अब माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। दुनिया में पहली बार हुआ है कि 2 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप बहुत जो है टैलेंट है जी हमारे मुल्क में। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब हम कुछ बात करते हैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की, जिन्होंने अवामी अंदाज अपनाकर सबको हैरान कर दिया है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जो हैं वो मैदान में निकल आए हैं, उन्होंने लोगों के मसाइल पूछे हैं, गलियों का विज़िट किया है और ये पहली बार ही शायद उन्होंने ये तरीका अपनाया है। उन्होंने जो है कराची में जो है बाहर निकले हैं और जमशेद टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, लोगों से सूरत हाल दरियाफ्त किया है। बिलावल भुट्टो ने किडनी हिल पार्क में पौधा भी लगाया, एम्प्रेस मार्केट जाकर ख़रीदारी भी की, उसके बाद मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की है। बिल्कुल, और उन्होंने कहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से बात करते हुए भी उन्होंने कुछ बोला। उन्होंने कहा कि पीडीएम को वेलकम कहेंगे और आवाम से कहेंगे कि उनके जो यहाँ पर होने वाले इज्तिमात हैं या जो उनके जलसे हैं उनको कामयाब बनाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि जी कि हमारी जमात हुकूमत को टफ टाइम देने की ख्वाहिशमंद है और पीडीएम को कराची में हम लोग वेलकम करने जा रहे हैं, जलसे हों ज़रूर करें, इनको कामयाब बनाएं। उन्होंने क्या कहा आपको वो सुना। इमरान खान की पॉलिसीज़ की वजह से तारीखी बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई वैसा ही चल रहा है। जिनके पास रोज़गार मौजूद था उनसे भी रोज़गार छीनने की कोशिश की जा रही है। वो जो सियासत कर रही हैं या जो सियासत अपना रही हैं कराची शहर के लिए, वो ये है कि ना वो खुद करने को तैयार है और ना वो किसी और को करने की इजाज़त दे रहे हैं। पीडीएम ने ये सोचा कि वो सियासी गर्मी करे और एक जलसा रखे तो उनका हक है, वेलकम भी करते हैं, लोगों को भी कहते हैं कि मदद करे उनको और पीडीएम का जलसा को कामयाब करवाए। जैसे ही हमारा सेंसस का इशू और हमारा लोकल बॉडीज़ का लेजिस्लेशन हो जाती है तो फिर हम लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए तैयार है। ठीक है जी, बिलावल साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है। साथ ही वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर-ए-सदारत इजलास भी हुआ है जिसमें उन्होंने वज़रा को अब हिदायत कर दी है कि वो अपने महकमों के तरक्याती कामों को तरजीही बुनियादों पर हल बिल्कुल ऐसा ही है। और सिंध हुकूमत के तर्जुमानों को उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर जो है वो नज़रसानी भी करें कि किस तरीके से काम हो रहे हैं और किस तरीके से काम होने चाहिए। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात को मरदमशुमारी से मशरूत कर दिया है एक बार फिर और कहा है कि दुरुस्त मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात जो हैं वो करवाने के लिए तैयार हैं। अब ये सारी सिचुएशन है सिंध के अंदर। बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वज़ीर सिंध इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिंध काबीना के इजलास में अहम फैसले क्या किए गए, एक तो मैं ये बता दीजिएगा, और वज़ीर आला साहब ने जो तरक्याती कामों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत की है, कौन कौन से तरक्याती काम है और क्या तरजीहात होंगी? देखिए जी, ये जो आज कैबिनेट मीटिंग हुई और उसमें मतलब जो सबसे पहला आइटम जो नया ट्रेंड रखा है सीएम सिंध ने
वो ये है कि डेवलपमेंट पोर्टफोलियो में डिस्कशन करते हैं डिपार्टमेंट वाले, और उनके कोई इश्यूज होते हैं तो पीएनडी के लोग भी होते हैं, सीएम साहब खुद भी होते हैं, फाइनेंस के लोग, चीफ सेक्रेटरी सब होते हैं। तो अगर कोई मसला होता है तो फौरी तौर पर वो मसला भी हल कर दिया जाता है। तो उसमें जो भी प्रोजेक्ट्स हैं सिंध के, जो भी एनर्जी के हवाले से डिस्कस हुआ, इरिगेशन के हवाले से हुआ, तो इस तरह मुख्तलिफ 4-5 डिपार्टमेंट का हर अल्टरनेट कैबिनेट मीटिंग, हर कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस होता है। एनर्जी के हवाले से तो मैंने उनको बताया, तो गैसिफिकेशन का या जो बिजली के हैं मसले उनका बताया, क्योंकि हमारे मोस्टली जो केसेस हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक रखते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रही, और सिंध के मसाइल को, सिंध के इशूज को, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को वो रोका जाता है। तो उसके बारे में ब्रीफ किया। असद उमर साहब ने एक मीटिंग की थी काबीना के जो कैबिनेट कमेटी है ऑन एनर्जी, तो उसमें फिर मैंने वो बताया कि जी हमारे सिंध के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको रोका गया है, जैसे कि थर का है ब्लॉक 6 ओरेकल वाला, उसको परमिशन नहीं दी जा रही। इस तरह फिर हमारे विंड के प्रोजेक्ट्स हैं 5, उनको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, हालांकि उनका नेपरा ने टैरिफ भी दे दिया। इस तरह मतलब जो ARE पॉलिसी बनी थी रिन्यूएबल एनर्जी की, तो उसमें हाइड्रो के केसेस ले आके, हालांकि पॉलिसी में हाइड्रो नहीं है। इस तरह बहुत इशूज थे। सही। अच्छा, सिंध में एक बड़ा मसला लोड शेडिंग का भी है, इसकी क्या वजूहात हैं? और फिर ये भी बताइएगा कि वफाक और सिंध हुकूमत के जो दरमियान एक अच्छा वर्किंग रिलेशन है वो क्यों नहीं बन पा रहा, क्यों एक खींचातानी चल रही है? 18 घंटे की लोड शेडिंग है पूरे सूबे में, और मतलब हमारे शहर, हमारे देहात बंद है बिजली से। और मतलब एक तो वहाँ जब तक एस्को और सेप्को वाले करप्शन नहीं करते, एस्को और सेप्को वाले उसमें मुलविस नहीं होते, तो ये कोई भी चीज बिजली की चोरी नहीं कर सकता। ये खुद मुलविस होते हैं और फिर सजा जहाँ आम लोगों को दी जाती है। हकीकत में ये तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो सिंध दुश्मन हुकूमत है। यहाँ सिंधियों के साथ, सिंध में रहने वालों के साथ मतलब ऐसा रवैया है कि जो मतलब हमें तो समझ में नहीं आ रहा। एक फेडरल गवर्नमेंट, एक हुकूमत जो कि मरकज में हो, वो सूबे से इस तरह की दुश्मनी कर सकती है। आप पानी का इशू देख लें, पानी मतलब हमारी फसल यहाँ तबाह हो गए, हमारे जो टेल एंड पे थे वो लोग मतलब इस वक्त भूखे और एहतजाज में है, रोडों पर है, मतलब बेचारे हमारे काश्तकार, हारी, छोटे जमींदार। चाहे बिजली का मसला हो तो 18 घंटे की बिजली बंद है और लोग वो तड़प रहे हैं गर्मी से, और 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में मतलब लोग रहते हैं यहाँ। और यहाँ अगर आप देख लें गैस का मसला, तो सिंध सबसे ज्यादा गैस पैदा करता है। आइन भी कहता है कि जहाँ से निकले गैस सबसे पहला हक उनका है, वो उनको नहीं दी जाती। फाइनेंशियल NFC अवार्ड है तो उसमें पैसे रोके जाते हैं, कई 100 अरब रोक दिए जाते हैं। तो मतलब एक मसला नहीं है, मसलों की भरमार है, जिसमें मतलब अभी लोगों को नौकरियों से निकालने का सिलसिला भी जारी है। अफसरों के साथ नाइंसाफी है, सिंध के अफसरों के साथ वो अलग से हो रहा है। तो मतलब कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें मतलब सिंध के साथ ज्यादती न हो। और महंगाई इतनी है, उस पर तो वो अपनी तवज्जो दे नहीं पा रहे, उस पर कंट्रोल कर नहीं पा रहे। 4 मिनिस्टर एनर्जी के चेंज हुए, 3 मिनिस्टर फाइनेंस के चेंज हुए, मतलब उनकी पॉलिसियां देखें आप तो मतलब एक टोटली फेल्यूर गवर्नमेंट है। और वो मतलब तवज्जो उठाने के लिए और चीजें इस तरह कर रही है, क्योंकि आवाज जो सिंध से उठ रही है उनके खिलाफ और जो मसाइल को उजागर करने के लिए, तो उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे तमाम के तमाम इशूज जो हैं वो पेंडिंग है। अच्छा ठीक है शेख साहब, जरा यहाँ पर ये भी बताइएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बार फिर से जो है PDM की जो दोबारा सियासी सरगर्मियाँ उनको खुशाइंद कहा है, और अचानक ऐसा क्या हो गया है कि सारे मामलात फिर से आप वापस लाना चाह रहे हैं? अलग ऐसा रहा है कि मैसेजेस भेजने की कोशिश की जा रही है कोई ऐसे बयानात के जरिए कि हम दोबारा PDM में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन आप लोग ही कहते थे कि तो ज़ाती मफाद के लिए काम कर रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ कुछ वाज़े तौर पर और ये हकीकी तौर पर करना नहीं चाहते हैं। ख़ासतौर पर नून लीग तो हुकूमत गिराना ही नहीं चाहती। देखिए जी, सियासत में कोई चीज भी मतलब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हो सकती। सियासत तो एक वो चीज है जिसपे आप ओपनली डायलॉग भी कर सकते हैं, अपने फैसले भी बदल सकते हैं। लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं PDM में, ये लाजमी है, चेयरमैन साहब को पता होगा, उन्होंने अगर कहा है इस तरह की बात, और वो पार्टी का फैसला होगा जो भी होगा। अगर शामिल होना होगा तो हो जाएंगे, लेकिन पार्टी के फैसले के बाद, चेयरमैन के फैसले के बाद। तो सियासत में कोई चीज भी मतलब आप उसको आप नहीं कह सकते कि ये नहीं हो सकती या ये हो सकती है। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स नाम है डायलॉग का, पॉलिटिक्स नाम है डिस्कशंस का, पॉलिटिक्स नाम है मतलब सूरत हाल ग्राउंड रियलिटी देख के फैसला करने का। तो हो भी सकता है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन
ये फैसला पार्टी करेगी, पार्टी की जो हमारी शेख क़यादत है साहब, वो। अब जबकि इंतखाबात में सिर्फ 2 साल बाकी रह गए हैं, तो फिर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से दोबारा से जलसे जुलूसों का होना, क्या आप समझते हैं कि जमहूरियत को दोबारा से डीरेल करने की कोशिश भी हो सकती है? देखिए जी, अब पीडीएम तो एक अपोजिशन पार्टियों का इत्तेहाद है, वो मतलब लाजमी है गवर्नमेंट को गिराने की जरूर बात करेंगे, कोशिश करेंगे, और वो जो चीजें हकायक हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। तो मतलब मैं कह नहीं सकता कि इस वक्त क्या उनका एजेंडा, क्योंकि हम उसमें नहीं है, हमारी पार्टी उसमें नहीं है। तो मतलब लेकिन अपोजिशन का काम तो यही है कि मतलब जो भी चीज हो, जो भी ज्यादती लोगों के साथ हो, महंगाई हो, लॉ एंड ऑर्डर के मसले हो, तो वो मतलब उजागर करें, उस पर बात करें और फिर तवज्जो गवर्नमेंट की तरफ दिलाएं। तो हमारी पार्टी भी वही शेख साहब, आपको उनके मंशूर का नहीं पता, मौक़िफ़ का नहीं पता, और आपके चेयरमैन साहब जो हैं वो उनको वेलकम कर रहे हैं कि आके सिंध में जलसे जुलूस करें। खैर, मुतनाज़ा मरदमशुमारी के हवाले से हमें बता दीजिएगा पीपल्स पार्टी के अब एतराज़ात क्या हैं? जिस तरह से मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी बात की है, मशरूत कर दिया है कि तब ही जो है बल्दियाती इंतखाबात होंगे जबकि दुरुस्त मरदमशुमारी होगी। देखिए जी, हमने तो कहा था कि कुछ ब्लॉक्स में दोबारा कराई जाए मरदमशुमारी, क्योंकि हमें एतराज़ात हैं और हमें मतलब पूरे खदशात हैं कि वो सही नहीं हुई, और अब आबादियाँ जो हैं हमारे शहरों की, इलाकों की उन्होंने सही नहीं की। तो मतलब उसको CCI में नहीं माना गया। तो हम अपने जॉइंट पार्लियामेंट में आइन के मुताबिक वहाँ हमने अप्लाई किया है कि इसका फैसला फिर जॉइंट पार्लियामेंट की सिटिंग में वो फैसला करेगी, जो कि हमारा आइनी हक है। तो वहाँ गए, जब वहाँ से फैसला होकर आएगा तो उसके बाद फिर आइनी इस्लाहात और जो भी चीजें हैं मरदमशुमारी के हवाले से फैसले होंगे। लेकिन हमारे एतराज़ात अपनी जगह पे मौजूद हैं, बल्कि हम नहीं, और कुछ पार्टियां और भी हैं जो इस पे एतराज कर रही हैं और मतलब इसको नताइज को तस्लीम नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि वो अजाला होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पॉपुलेशन इलेक्शन के लिए में काम नहीं आते, ये वसाइल की तकसीम में, ठीक है, और हर उस चीज में जहाँ भी आवाम का कोई मसला होता है तो वो उसमें आबादी के हिसाब से ही वो चीजें तय होती हैं। तो मतलब इसलिए भी जरूरी है। तो हम यही चाहते हैं कि पहले उसका फैसला हो जाए, सही मरदमशुमारी हो जाए, उसके बाद फिर जो भी इलेक्शन के लिए तो हर वक्त पॉलिटिकल पार्टी तैयार रहती है। और हम तो इलेक्शन जब भी होंगे अभी 2 साल पड़े हैं। बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज़ शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे हैं, मौक़िफ़ क्या है पीडीएम के मामले के ऊपर, और जो इजलास हुआ वज़ीर आला सिंध की ज़र सदारत, उस हवाले से उन्होंने जो कहा वो भी आपने मुलाहिज़ा किया। हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुश्किलात के सामने हथियार डालने वाले ज़माने की धूल में खो जाते हैं, और जो लोग इन मुश्किलात को ठोकर मारते हुए आगे निकलते हैं, वही मिसाइल को ठोकर मारते हैं या मुश्किलात से निकल कर आगे बढ़ते हैं, वही लोग अपनी पहचान बना पाते हैं, या वही लोग जो है वो जिंदा रह पाते हैं, सामने आ पाते हैं। और ऐसी ही एक बाहिम्मत जो हमारे साथ खातून, लड़की, खातून नहीं कहना चाहिए, इस्मा तारिक मौजूद हैं, जिन्होंने वाकई में ऐसा काम कर दिखाया कि मुल्क और कौम का भी नाम रोशन किया और साथ ही साथ अपने आप को भी स्टैंड किया है। बिल्कुल ऐसे किया, मायूसी के अंधेरे से निकलकर उम्मीद के दिए उन्होंने रोशन किया और कामयाबियां अपने दामन में समेटी हैं। 15 बरस की उम्र में वालिद को उन्होंने खो दिया अपने, और अस्मा ने डिप्रेशन से निकलकर ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ किया, इंटरनेट की ताकत का इदराक किया और महदूद वसाइल से अपना काम शुरू किया और आलमी एजाज़ अपने नाम किया। कोरोना वबा के दौरान अस्मा ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया और अपनी टीम के साथ एक ऑनलाइन क्लासरूम के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में 1000 से ज़्यादा तलबा को तरबियत भी दी है। बिल्कुल ऐसे ही, और ये है प्लेटफॉर्म स्टार्टअप ग्रांड, जो इन्होंने उनसे फिर इन्होंने अवार्ड भी जीता है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि जिस तरीके से उन्होंने छोटी सी उम्र में ये काविश की है और फिर अपने आप को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, अपने आप को एक कामयाब इंसान के तौर पर सामने लेकर आई हैं। और अप्रैल 2021 में अस्मा को ओंटारियो कनाडा की वजारत से बतौर इंस्ट्रक्टर तस्लीम किया गया, और वो बैनुल कौमी और बैनुल अक़वामी साइंस और अखबारात के लिए जो है ना 300 से ज़्यादा मज़ामीन जो हैं वो लिख चुकी हुई हैं, और उन्होंने तलबा के लिए किताब आस भी लिखी है, जिससे ज़िंदगी में जिद्दोजहद करने वालों की रहनुमाई और हौसला अफजाई का पैगाम मिलता है। छोटी उम्र में बहुत कुछ कर लिया, बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ा नाम बनाया। इस्मा तारिक से बात क्यों ना कर ली जाए। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इस्मा, कैसी हैं आप? और इस्मा, आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। आपने स्टार्टअप ग्रांड की तरफ किस तरीके से आपने ये अवार्ड जीता, ये जो बुल अवार्ड था, और कितनी मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ी, दूसरों को क्या कहेंगी? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। एक्चुअली इट वाज डिफिकल्ट और स्टार्ट मुश्किल था। मुश्किल वहाँ थी जहाँ मुझे पता नहीं था कि इसको करना कैसे है, अवेयरनेस।
जैसे अभी बहुत सारी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत सारी चीजें मौजूद हैं एंड वी आर वेरी टैलेंटेड। ऑनेस्टली पाकिस्तान में उतना आपको बाहर नहीं दिखता, और दूसरा ये कि हम तैयार भी होते हैं हार्ड वर्क करने के लिए। वी आर रेडी इवन फॉर मोर देन 9 आवर्स फॉर 10 आवर्स। तो सबसे पहली जो चीज़ रियलाइज करने की है वो ये है कि मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट। हम उसको नेगेटिविटी अभी भी हमारे यहाँ ज्यादा प्रमोट की जाती है, तो हम उसको ज्यादा, हमारा फोकस वहीं रहता है कि इससे कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन हमें अब उतना ही अच्छा कंटेंट, उतना ही ज्यादा बेहतर कंटेंट बनाने की जरूरत है ताकि हम पॉजिटिविटी सामने आए और हम फाइंड आउट करें। आई जस्ट वांट टू सजेस्ट, जो भी देख रहे हैं प्लीज सर्च करें आप किसी फील्ड से रिलेटेड है, आप उस फील्ड के लोगों से इंटरनेशनली ग्लोबली कनेक्ट करें। यू कैन यूज द लिंक्डइन, यू कैन यूज द फेसबुक, आप वेबसाइट के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। दे आर ऑलवेज विलिंग। तो हमें अपने पाकिस्तान की जो एक अच्छाइयाँ हैं, जो कल्चर है, चीज़ें वो लेके जानी है, वो प्रमोट करनी है, और उसके लिए हमें कोलैबोरेशन करनी है, कोलैब करना है। तो हम तभी कर सकते हैं जब हम इस इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे और समझेंगे। तो हमें इसका पॉजिटिव यूज। सही है। अस्मा, हमें ये भी बताइएगा आपने आगाज़ किस तरह से किया? मतलब बड़ी मुश्किल ज़िंदगी होती है, इंसान जिस तरह से आपने बताई अपनी स्टोरी अपने वालिद साहब के हवाले से, वो आपको छोड़ गए, वो इस दुनिया से चले गए, उसके बाद वैसे तो हम यही शिकवे शिकायत करते रहते हैं कि हमें वो मौके नहीं मिले, वो सहूलियात नहीं मिली जो आम बच्चों को मिली हैं। तो आपने एक तो उस सारी सिचुएशन से किस तरह फ़ाइट की, और फिर ये आपने आगाज़ कब किया, और फिर किस तरह से तलबा आपके साथ मिलते चले गए? एग्जैक्टली मैं भी ऐसी थी। मैं भी ये क्या सोचती थी कि मैं एक छोटे से शहर से ताल्लुक रखती हूँ और वहाँ पे इतने रिसोर्सेज नहीं है। मैं बहुत लड़ाई करती थी अपनी अम्मा के साथ कि हमें यहाँ से जाना है, बड़े शहर में जाए तभी रिसोर्सेज मिले, वो नहीं। अब लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अवेयरनेस स्टडी किया थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों को थोड़ी सी एजुकेशन ली, उसको एजुकेट किया, खाना की चीज़ें परखी कि अच्छा होती किस तरह से है। देन आई आल्सो राइट, मैंने जितने भी आर्टिकल्स लिखे हैं ये मैंने इंटरनेशनली जो न्यूज़पेपर थे या जो साइट थे उनके साथ भी ऑनलाइन कनेक्ट किया। मैंने फाइंड आउट किया कि अच्छा कौन कौन इतनी उनकी लिस्ट बाकायदा बनाई कि अच्छा कौन कौन सी साइट्स हैं जो मेरी फील्ड से रिलेटेड है, कौन सी मैगजीन है जो से रिलेटेड है, एंड हाउ आई कैन कनेक्ट विद देम, हाउ आई कनेक्टेड। क्योंकि मैंने जिस तरह से आज से 2 साल पहले जो है वो लोगों के साथ कनेक्ट किया, और वो फिर 1 साल मैंने बाकायदा इसी पे फोकस किया, मैंने अपनी राइटिंग के ऊपर फोकस किया। उन सारी चीज़ें, यस थिंग्स आर डिफिकल्ट, रिसोर्सेज आपको नहीं मिल रहे होते, बट नाउ विद द पावर ऑफ इंटरनेट, विद द कंप्यूटर, अगर एक लड़की एक लड़का किसी बहुत दूर के इलाके में भी है लेकिन उनके पास इंटरनेट है, दे कैन फाइंड आउट, वो अपने घर बैठ के भी वो काम कर सकते हैं अगर उनके पास कोई भी पोटेंशियल है, चाहे वो आर्ट हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो। इससे उन्हें जस्ट कोलैब करना है, उन्हें जस्ट फाइंड आउट करनी है कि हम जो है वो ऑनलाइन किस किस तरीके से कर सकते हैं, और इसके लिए आपको सर्च पड़ेगा। अच्छा अस्मा, आपको कनाडा की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जानिब से भी आपकी कामयाबियों को बड़ा सराहा गया है, उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। यस, दिस इज अनदर थिंग, ये भी मैंने ऑनलाइन ही किया था। ऑनलाइन क्योंकि हम लोग पेंडेमिक में पूरे पाकिस्तान से जैसे हम लोगों ने ऑनलाइन एक पेज बनाया था और हमने उसको शेयर करना शुरू कर दिया, एंड पीपल रियली इंटरेस्टेड, क्योंकि कोविड में कुछ भी नहीं था, तो दे रियली इंटरेस्टेड इन दी। वो एक 6 हफ्ते की लीडरशिप प्रोग्राम था जिसमें हमें 1000 से ज्यादा, हमें तो काफी लोगों की आई, लेकिन 1000 वो लोग थे जो सिलेक्ट हुए जिन्होंने एनरोल किया और जिन्होंने ट्रेनिंग ली। इसी तरह से हम लोग वो इसी तरह से ये ओंटारियो स्कूल के भी साथ डिस्कस हुआ कि कनेक्ट विद द इन द पेंडेमिक ऑनलाइन, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्कूल्स, देयर आर लॉट ऑफ इंटरनेशनल इवन फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम अदर कंट्रीज, जो कि अब विलिंग हैं ऑनलाइन लोगों को लेने के लिए, जो विलिंग है कोलैब करने के लिए, उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने कनेक्ट किया और उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर की एंड दे रियली लाइक इट। अच्छा ठीक है अस्मा, ये तो है कि आप कोलैबोरेशन करें किसी के साथ, लेकिन वो जब आपके पास स्किल्स होंगी तो शायद आपसे कोई भी कोलैब तब करना चाह रहा होगा। स्किल्स के लिए बच्चों को क्या करना है, तलबा को क्या करना है, नौजवानों को क्या करना है? ऑनलाइन ही स्किल सीख लें या ऐसे लोग मिल जाते हैं आसपास, ऐसे इदारे मौजूद हैं जहाँ से ये स्किल सीखी जा सकती हैं? स्किल्स के लिए देखिए, अब हम गवर्नमेंट ने भी काफी सारे प्रोग्राम लॉन्च कर दिए, चाहे उसमें हीरो स्टार कहें, चाहे उसमें नौजवान प्रोग्राम कहें, चाहे उसमें ट्विटर का कहें, वो आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रहे हैं और आपकी इर्द गिर्द भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लोगों को कुछ जगह पे आपको फंक्शनली मिल जाते हैं, बट ऑन सम प्लेस आपको फंक्शनली वो फैसिलिटी नहीं मिल सकती। यू कैन यूज यूट्यूब,
आपको कुछ बहुत पता चल जाता है। आप जब अगर स्टार्ट लेना सीख लेते हैं, जब आप स्टार्ट ले लेते हैं तो यू कैन मूव ऑन, और आप उसकी बड़ा जो एक एक्सपर्ट लेवल है वो आप सीख लेते हैं। लेकिन स्टार्ट लेने के लिए अगर आप यूट्यूब को भी सहारा लें, दैट्स इनफ। देयर आर कोर्सेरा, ये वो चीज़ें हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं। आपको जैसे एनरोल करना है, आपको सर्च आउट करना है और आप उन तक अप्लाई कर सकते हैं। पहली थिंग आपको सर्टेनली स्किल्स के लिए आपको सेल्फ नोन जो है ना अपनी सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कर क्या सकते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। पहले सबसे पहले तो आप इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। मैं तमाम स्टूडेंट्स और तमाम अपने फेलो से यही कहती हूँ, आप सेल्फ मोटिवेशन होनी बहुत ज़रूरी है ना। जिस तरह से अस्मा खुद को सेल्फ मोटिवेट किया और फिर आगे बढ़ी हैं, जिन हालात से आप लड़ी हैं, ये हिम्मत और ताकत होनी भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही। और ये एक्चुअली ये सेल्फ मोटिवेशन होती है, लेकिन सबसे पहले आपको पुशअप जो है ना वो इर्द गिर्द से चाहिए होता है। पुशअप अगर आपको लोग नहीं मिलते तो वो पुशअप के लिए अपनी अच्छा, आपकी किताब किस तरीके से लोगों को मोटिवेट कर रही है? आज के बारे में हमें कुछ बताइएगा। आज बिल्कुल वैसे ही है कि वो एक, मैं तो ये कहती हूँ, एक मुसाफिर की एक स्ट्रगल की कहानी है कि जिसमें जो बहुत सारी मुश्किलात की जर्नी में हर वक्त आप जो है ना ऊपर नहीं जा रहे होते। समटाइम आप नीचे गिर जाते हो, समटाइम आप जो है वो फेल भी हो जाते हो। बट हाउ टू यूज दिस फेलियर्स, हाउ टू यूज दिस रिजेक्शन, गिरते हो, आते हो, संभलते हो और फिर चल पड़ते हो। फेलियर और रिजेक्शन एक्चुअली वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमें अपने आप को रिकंसीडर करने का मौका मिलता है कि हम कर क्या रहे हैं, आर वी ऑन द राइट ट्रैक। हमें अपने गोल्स को रीसेट करने का मौका मिलता है। तो जब भी आपको कभी ये रिजेक्शन या फेलियर हो तो नेवर एवर फील कि हम में कुछ खता ही थी या हम गलत थे। हमेशा सोचने की जरूरत है कि हम जो चीज चाह रहे थे, क्या हम ट्रैक पे चल रहे हैं, क्या वो ट्रैक ठीक है, या हमें थोड़ा सा इसको चेंज, इसको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है अस्मा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान का आप हिस्सा बन, आप बड़ा बेहतरीन काम कर रही हैं और जो आपके फ्यूचर गोल्स हैं उनके लिए भी हम आपको गुड लक कहेंगे। और बाकी नौजवान जो कुछ करना चाहते हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें, कहीं पे नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो यकीन करें ऑनलाइन आप लोग बहुत बेहतर अर्न कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं। और हम एक ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, हम वापस आए हैं लेकिन बड़ा ही अहम मसला लेकर, जो कि ख़वातीन और मर्दों का दोनों का मुश्तरका है। कील मुहासे हो जाएं या फिर स्किन डल हो जाए, झुर्रियाँ पड़ जाएं, रंगत ख़राब हो जाए, ये जो मसाइल हैं ये मेरे ख्याल में ख़वातीन और मर्द दोनों के मुश्तरका हैं। और वो चाहते हैं कि इनसे किसी न किसी तरीके से छुटकारा मिल जाए। मौसम भी गर्म है, बाहर निकलना है तो स्किन जुलस भी जाती है और फिर आपका स्किन टोन जो वो डल हो जाती है। वजूहात क्या हैं, किस वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं, फिर इनका हल क्या है, ये सब जानने की खास तौर पे बिल्कुल ऐसे ही है। और ख़ास तौर पे हमने बात करनी है कि लेज़र ट्रीटमेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं और लोगों के बहुत ज़्यादा अब इसमें रुझान जो इसका है वो हमने बढ़ता हुआ बहुत ज़्यादा देखा है लेज़र ट्रीटमेंट का। साथ ही बालों को लेज़र के ज़रिए ख़त्म करवाने के रुझान में भी हम देख रहे हैं कि खासा इजाफा हुआ है लोगों के जहनों में। मगर कई ऐसे सवालात हैं। एक सवाल तो यह है कि जी कि क्या एक ही सेशन में मेरा मसला हल हो जाएगा? नहीं, मैं तो इतने सेशंस मैंने करवा लिए, मेरा मसला हल नहीं हो रहा है। क्या स्किन कैंसर तो नहीं हो जाता? क्या ये रेडिएशन से कोई मसला तो नहीं हो जाता? ये सारे सवालात हैं जो एक आम आदमी के जहन में है। और दूसरा ये कि असल डॉक्टर कौन है, असल डॉक्टर हाँ सर्टिफाइड है कि नहीं, वो डॉक्टर है कि नहीं, उन्हीं के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी एक मशीन रख के क्या हर कोई जो है लेजर का ट्रीटमेंट कर सकता है? टेक्नीशियन के पास तो नहीं जा रहे लेजर ट्रीटमेंट लेने, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी किसी के पास असिस्ट करके उसके बाद वो अपनी एक दुकान खोल के बैठ जाए और आपको कहे कि वो सर्टिफाइड डॉक्टर और आप जाके उससे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ये भी जानना, जैसे हमजा कह रहे हैं, कि ये पता होना ज़रूरी है कि वो डॉक्टर है या नहीं है। तो यही हम जानने की कोशिश करेंगे लेज़र ट्रीटमेंट के हवाले से। जो आपके सवालात हैं वो पूछने की कोशिश करें। माहिर अमराज जिल्द डॉक्टर सनिया जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, हमने जो सारी डिस्कशन किया, खासतौर पे लेज़र के हवाले से बात करते हैं, लोगों के बहुत ज़्यादा सवालात हैं। आपको क्या सवालात आके किए जाते हैं लेज़र के हवाले से? करवाने भी आ गए हैं लेकिन दिमाग में कई क्वेश्चंस भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही सवालात होते हैं जैसा आपने कहा है।
एक्चुअली ये जो लेज़र्स बेसिकली जो हैं ये अब मोस्ट लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें पहले जैसे एक अगर मैं एग्जांपल दूं, एक्नी स्कार्स के लिए किया जाता था, सब्सिजन्स किए जाते थे, ये पुरानी टेक्निक्स थी। इनके करने से कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स ज़रूर आते थे, लेकिन जो ये लेज़र्स हैं ये चूँकि जो भी चीज़ एडवांसमेंट की तरफ जाती है उसमें नंबर ऑफ़ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो रेशो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो ये लेज़र्स की वजह से अब कई जो इश्यूज़ आ चुके हैं कि जो पहले चीज़ों से आते थे अब वो नहीं आती चीज़ें। तो ये चीज़ बिल्कुल मैं कहूँगी कि क्वेश्चंस यही आते हैं बिल्कुल कि क्या एक सेशन में ये चीज़ ठीक हो जाएगी, स्पेशली जो बालों का मसला होता है या एक्नी स्कार्स का मसला होता है। तो इसमें मैं हमेशा पेशेंट को गाइड करती हूँ, जो एक रिकमेंडेशन है उससे हम नीचे नहीं आ सकते। अब आगे ये आपके अपने रिजल्ट्स पर डिपेंड करता है कि आपके रिजल्ट्स अर्ली आ रहे हैं या लेट आ रहे हैं। नॉर्मली जैसे हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट्स में हम रिकमेंड करते हैं फेस के लिए 8 सेशंस, प्लस माइनस 2 सेशंस हो जाते हैं, लेकिन उसमें ये है कि हमने बालों को रूट से कम्प्लीटली ख़त्म करना होता है, जो काले मोटे बाल होते हैं। अब अगेन एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि बाल ख़त्म नहीं होते हैं और बंदा 4-4, 6-6 साल लेज़र्स कराता रहता है, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। जब भी आप एक सही जगह पे जाएंगे, सही लेज़र, सही पैरामीटर्स की सिलेक्शन, आपके बाल, आपकी स्किन देख के अगर वो डॉक्टर कर रहा है तो आपको रिज़ल्ट 6 से 8 सेशंस में मिल जाते हैं। बड़े कम इश्यूज़ होते हैं, जैसे कुछ लोगों में फैमिली में ट्रेंड चल रहा है कि उनमें फ़ीमेल्स में बाल आ रहे हैं या उनमें PCOS का इशू है, तो उनमें हमें कुछ सेशंस एक्स्ट्रा करने पड़ जाते हैं, अदरवाइज़ इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम गोज़ फॉर एक्नी स्कार्स, और इसी तरीके से जो बर्थ मार्क की लेज़र्स होती हैं, खून की नालियों की लेज़र्स होती हैं, इसी तरीके से सारे किए जाते हैं। ये एक लेज़र ट्रीटमेंट है, उसके साथ आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको लेज़र ट्रीटमेंट दे रहा है, साथ में आपको बहुत सारे सीरम्स और बहुत सारी मेडिसिन जो कि काफ़ी कॉस्टली होती हैं वो आपको साथ में बता देते हैं। क्या लेज़र ट्रीटमेंट के साथ वो मेडिसिन उतनी ही ज़रूरी है, या फिर वो मेडिसिन काम कर रही होती है या फिर उनका लेज़र काम कर रहा होता है? मेडिसिन इसके साथ नॉर्मली जो मैंने देखा है कि लोग जो देते हैं, अब जैसे हेयर रिमूवल की लेज़र कर देते हैं लेकिन साथ हेयर रिमूविंग क्रीम्स दे देते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। मैं हमेशा पेशेंट को कहती हूँ, जब आप इतनी कॉस्ट स्पेंड कर रहे हैं, आप पैसे लगा रहे हैं, तो आपको क्रीम्स लगाने की क्या ज़रूरत है। इसमें आपने सिंपल केयर ये करनी है कि एक सन ब्लॉक रखें ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहे और बेहतर रहे, दैट्स इट। इसके अलावा ज़रूरत नहीं होती। और अगर किसी ने ऐड करनी ही है एक अच्छी स्किन केयर, तो उसमें एक अच्छा फेस वॉश, एक सन ब्लॉक और एक मॉइस्चराइजर, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कभी भी अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट में आप एक्स्ट्रा गाइड नहीं करती इस चीज़ पर। ज़रूरत कई लोग ना लेज़र इसलिए नहीं करवाते कि कहीं स्किन ख़राब ना हो जाए, स्किन जल ना जाए। एक आम जो है ना कॉन्सेप्ट ये है कि बाद में मेरी स्किन तो बिल्कुल ठीक है, मैं बालों के लिए लेज़र करवाऊं और उसके बाद कहीं दाने ना निकल आए मुझे। ये वाले कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे है। कुछ लेज़र की टाइप्स, हमारे हेयर रिमूवल की अगर मैं बात करूं तो हेयर रिमूवल के लिए ही मल्टीपल लेज़र्स हैं। अब मैंने इसके लिए मल्टीपल लेज़र्स, एटलीस्ट 5 लेज़र्स मेरे क्लिनिक पे सिर्फ पड़ी हैं जो बाल रिमूव करने की हैं। अच्छा। वजह ये होती है कि हर बाल की और हर स्किन की टाइप डिफरेंट है, उसके हिसाब से हमने लेज़र को पिक करना होता है। अगर हम गलत लेज़र पिक करेंगे तो दाने बनेंगे, स्किन जलेगी, इसलिए ये चीज़ों की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। और ये इश्यूज़ बनते ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप ठीक डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये इशू नहीं बनेगा। अच्छा, अब ये ठीक डॉक्टर के पास जाने वाला मसला बहुत बड़ा है कि कैसे हमें पता चले कि हम ठीक भी और डॉक्टर भी और टेक्नीशियन के पास हम नहीं बैठे हुए हैं इस वक्त। अच्छा, अगर आपने चेक करना है कि कौन डॉक्टर एक्चुअली क्वालिफाइड अपनी स्पेशलिटी में है, हमारी जिसको एक मेडिकल काउंसिल होती है उसकी एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। फिर सेकेंडली इंटरनेट पे डाटा मौजूद होता है। लोग कुछ अपनी जॉब्स में ऐसे एसोसिएटेड होते हैं कि उनके साथ एक टाइटल लगा हुआ होता है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या ये बंदा ऑथेंटिक है या नहीं। लेकिन डॉक्टर सनिया, आपको पता है इस वक्त अगर हम यूट्यूब खोल के बैठ जाए ना, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे डॉक्टर्स के वो आपको वीडियोस मिल जाती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे मैंने आपसे सुन के मैंने ये बातें बतानी शुरू कर दी और मुझे लोग डॉक्टर साहब कहना शुरू कर दें और मैं भी मान, और साथ में हमजा को एक आधी मशीन भी लेकर रख दें तो हमजा तो बिल्कुल डॉक्टर लगेगा, क्योंकि कुछ बातें तो आपसे सीख ली, कुछ वीडियो से सीख लेगा। देखिए, अब ये तो बंदे का और अपना मामला है कि वो ठीक तरीके से कर रहा है काम या 2 नंबरी से कर रहा है काम। तो मैं इसको हमेशा कहूँगी कि आपको मिलना उतना ही है रिस्क जितना अल्लाह ने लिखा हुआ, चाहे आप 1 नंबरी से लें या 2 नंबरी से लें। तो आपने क्यों नेगेटिव रास्ता इख्तियार करना है, आप पॉजिटिव साइड पर हैं, क्योंकि मिलना तो उतना ही है। तो ये लेज़र ट्रीटमेंट से कैंसर भी हो जाता है? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारी मशीन्स के ऊपर CE या FDA अप्रूव्ड लिखा होता है। जो CE और FDA अप्रूव्ड होते हैं ये यूरोपियन और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जिनकी 10 साल की रिसर्च होती है और उसके बाद ये मशीनें लॉन्च करते हैं इंसानों के ऊपर रिसर्च करने के बाद।
ये मशीन्स सेफ़ होती हैं, लेकिन अगर कोई मशीन्स आपको सब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मिल रहे हैं, बहुत सस्ते बजट में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई वहाँ पे गड़बड़ ऐसी है जो आपको वो सस्ते में ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, क्योंकि ये मशीन सस्ती नहीं आती हैं जो अप्रूव्ड मशीन्स होती हैं। अच्छा, अगर महंगे वाले आपको ट्रीटमेंट्स मिल रहे हैं और उसके भी रिजल्ट सिफर आ रहे हैं, ज़ीरो है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? वहाँ पर मशीन का प्रॉब्लम है, डॉक्टर का प्रॉब्लम है, आखिर प्रॉब्लम किस चीज़? फिर डॉक्टर स्विच करें अपना। अच्छा, डॉक्टर स्विच अच्छा, एक और चीज़ जो कोरोना के दौरान, अब तकरीबन हमें 2 साल होने वाले हैं, 1.5 साल हमें गुजर गया है, ये अब लोग कतरा भी रहे होंगे यकीनन, क्योंकि इसके अंदर जो है आपका फिज़िकल जो है वो हो रहा होता है, कांटेक्ट हो रहा होता है। तो इसको किस तरीके से डॉक्टर्स के लिए भी बताइएगा और जो लोग जा रहे हैं उनके लिए भी बताइएगा कि इसको कैसे यकीनी बनाएं कि ये सेफ़ रहे कम अज़ कम उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग तो हो नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हमारे तो क्लिनिक के ऊपर प्रॉपर किट्स हम लोग पहन के करते हैं, और ये चीज़ मेरे ख्याल में हर डॉक्टर को करनी चाहिए कि फेस शील्ड, मास्क, डबल मास्क एटलीस्ट कोशिश करें कि ये 2 चीज़ों का, क्योंकि इंटरनेशनल अब ये चीज़ें हो रही हैं और सारी दुनिया में यही चीज़ें इख्तियार की जा रही हैं कि फ़ेस शील्ड और डबल मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि डॉक्टर को प्रोटेक्शन मिल जाए और डॉक्टर की वजह से पेशेंट को भी प्रोटेक्शन मिल जाए, क्योंकि पेशेंट की मजबूरी है मास्क उतारना। जब वो मास्क उतारा है तो एटलीस्ट आपकी वजह से वो प्रोटेक्टेड है, वो बच जाएगा, और पेशेंट अगर उसको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको मैं यही कहती हूँ हमेशा कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फिर घर बैठें, जब आप ठीक हो जाएं तब आप क्लिनिक पे आएँ, ताकि आपकी वजह से आपके इर्द गिर्द कोई और मुतासर ना हो। ठीक है। अच्छा, लेज़र ट्रीटमेंट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक कुछ ऐसा रिपोर्ट हुआ हो कि कोई स्किन, जैसे आप कहती हैं कि हर स्किन के लिए एक जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, तो कुछ ऐसा रिपोर्ट भी? सब कुछ ओके है, मशीन भी ठीक है, डॉक्टर भी ठीक है, हमें स्किन का भी पता लग गया, अब हमने ट्रीटमेंट की है, उसके बाद भी क्या चांसेस हैं कुछ कि स्किन ख़राब हो सकती है या कोई और प्रॉब्लम्स आ सकती है? चांसेस वेरी लेस चांसेस, बहुत कम चांसेस होते हैं उस सूरत में जब पेशेंट्स डॉक्टर की प्रोसीजर के बाद की डायरेक्शंस फॉलो ना करें। अच्छा, पेशेंट प्रोसीजर करके चला जाता है और करवाने के बाद घर जाके वो केयर ना करे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स फिर आ सकते हैं, लेकिन अगर वो केयर करें, और केयर में क्या चीज़ें जो मैंने सिंपल सी आपको बताई हैं कि सन ब्लॉक, मॉइस्चराइज़र, इन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी रूटीन में रखें, आपकी स्किन पे कोई डैमेज नहीं आता, क्योंकि हर प्रोसीजर की एक अलग, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि डॉक्टर का 50% काम है और पेशेंट का 50% काम है जो वो घर जाके करता है, तो वो केयर बहुत ज़रूरी होती है, उतनी ही जितना प्रोसीजर ज़रूरी है। इन दोनों को कंबाइन और हैंड इन हैंड लेके हमने चलना होता है, तो हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी कही जाती है कि आपने हेयर रिमूवल के लिए लेज़र करवाया, उसके बाद आपने जी धूप में नहीं जाना है, सूरज की रोशनी में नहीं जाना है, वाकई अगर ऐसा है तो ये कितने अरसे के लिए? अपने किचन में नहीं जाना, इस तरह की चीज़ें हैं, बिल्कुल ये इशाल ठीक कह रही हैं। और दूसरा, आपके पास जब आते हैं और पेशेंट्स आके क्या कहते हैं, एक आपने बताया कि जी कि 8 सेशन होंगे, आमतौर पर लोगों की आप रेशो क्या देखती हैं कि 1-2 के बाद कितने हैं जो रहते हैं और कितने हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई अभी तक कुछ नहीं किया आप? अच्छा, पेशेंट्स को जब रिज़ल्ट्स मिलते हैं पहले सेशन के बाद ही, तो वो स्किप नहीं करता फिर सेशन, पेशेंट्स आते हैं, और मैंने देखा है माशाल्लाह लोगों में अब अवेयरनेस भी आ चुकी है, और लोगों को जब रिज़ल्ट्स मिलते हैं तो वो अपने उस प्रोसीजर को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। और ऑनेस्टली जब पेशेंट 6ठे सेशन पे, 7वें सेशन पे बहुत अच्छे रिव्यूज़ दे रहा होता है और दूसरों को बता रहा होता है, तो हमें भी अंदर से खुशी हो रही थी कि हमारा पेशेंट खुश है। तो ये चीज़ बड़ी एक ना हमारे लिए प्रॉमिसिंग होती है कि एक अल्लाह का शुक्र है कि पेशेंट एक अच्छे वर्ड्स लेके वहाँ से जा रहा है। तो ये चीज़ें बिल्कुल हैं, लेकिन जब वो पहले सेशन पे अपने रिजल्ट्स इंप्रूवमेंट देखेगा, ऑटोमेटिकली वो फॉलो करते हैं चीज़ को। और वो सूरज वाली, और सूरज वाली जो बात है, यस, सूरज वाली तो बात हम रूटीन में भी कहते हैं कि आप सूरज में अननेसेसरी बगैर किसी वजह के मत जाएं। रीज़न ये है कि आपकी सनलाइट जो है, सनलाइट आपकी स्किन को डैमेज करे, और मोस्टली लोग सन ब्लॉक्स नहीं लगाते हैं, उससे आपकी स्किन पे डैमेजेस, स्किन के एजिंग प्रोसेस, ये सारी पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर सनिया, मैं ये भी सुन रही थी कि जब बादल हैं, आपको लग रहा है कि धूप नहीं है, तो आप विदाउट सन ब्लॉक बाहर निकल आए हैं, तो आप ये नहीं समझें कि आपको उस वक्त वो रेज जो हैं वो आपको आपकी स्किन को डैमेज नहीं कर सकती, बल्कि बादलों के अंदर से भी वो रेज आपको डैमेज कर सकती है, मतलब इतनी डेंजरस हैं। बिल्कुल ऐसे UVB रेडिएशंस बादलों में से भी आ रही होती हैं, इसलिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल बग़ैर किसी छुट्टी के मस्ट है। ये चीज़ जो लेज़र से आपने मुझसे पूछा था कि लेज़र के बाद चूल्हे के सामने नहीं जाना, धूप में नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं है। लंच टाइम प्रोसीजर्स होते हैं, पेशेंट आते हैं, कराते हैं और बैक टू वर्क, वापस अपने काम पे, या कहीं पार्टी भी अटेंड करनी है उधर भी जा सकते हैं, इसमें कोई इस किस्म की ख़वातीन के लिए एक और अहम क्वेश्चन है, और हम लोगों के लिए भी, कि जो स्क्रीन से वाबस्ता लोग हैं, वैसे मर्द हज़रात भी बड़े अब मेकअप शेकअप करते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट करवाइए उसके बाद मेकअप कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ लेज़र्स के सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे हम कोई एब्लेटिव लेज़र कर रहे हैं, कोई डैमेजिंग स्किन पे जो, उस पर आप 24 आवर्स के बाद मेकअप कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। क्योंकि कई मैं काम को नहीं इसमें इफेक्ट होने देती कि काम चलता रहे पेशेंट का, आपने उसमें हिंड्रेंस नहीं डालनी, उसमें रुकावट नहीं डालनी कि उसका लाइफस्टाइल डैमेज ना हो। उसमें एक प्रोसीजर करा लिया, पेशेंट 5 दिन घर पे नहीं बैठ सकता, उसका जॉब ऐसी है, उसका काम ऐसा है, तो आप 24 घंटे के बाद उसको मेकअप से या कैमोफ्लेज कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। ठीक है डॉक्टर सनिया, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान का अपनी कई अहम क्वेश्चंस थे, लोगों के कन्फ्यूजन्स थी, वो आपने दूर किए हैं। तो भाई अब सारा कुछ हमने सुन लिया है और हमने क्या करना है कि पहले तो हमने देखना है कि सही, ठीक और वाकई तौर पर ये डॉक्टर साहब हैं या डॉक्टर साहिबा हैं या नहीं है, उनके पास जाएं। बाकी फिर तवक्कल रखें, बेहतरी होगी इंशाल्लाह। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करें क्रिकेट की। और पाकिस्तान जो है वो सीरीज़ बराबर करने में कामयाब हुआ है। शाहीन शाह अफरीदी ने बेहतरीन बॉलिंग की है और 10 विकेटें मैच में ली हैं शाहीन शाह अफरीदी ने। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ को 109 रन की जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वैसे तो अगर हम देखें तो इसमें काफ़ी हाथ जो है वो बारिश का और फिर साथ ही साथ अगर हम देखें तो कम लाइट का भी रहा कि हमें काफ़ी पूरी कोशिश की कि वेस्ट इंडीज़ किसी तरह से जो है ना मैच से बचा पाए, लेकिन शाहीनों ने बेहतरीन खेल पेश किया। पहला मैच भी जिस तरह से इशाल हुआ, पाकिस्तान जीत रहा था, एंड पे 2 कैचेस हो जाते तो शायद नतीजा बदल जाता। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं कि वो रिजल्ट्स के बाद क्या देख रहे हैं और कितने वो खुश हैं। नसीम राजपूत साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर बेहतर नतीजा मिला जो हम पहले मैच से एक्सपेक्ट कर रहे थे, ज़रा दिलेराना फैसले किए गए और एक अच्छा हमें नतीजा मिला। कैसा देखा आपने पूरा मैच और पूरी सीरीज? वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग हमजा एंड इशाल। वाकई ज़बरदस्त मैच देखा हमने और कई एक्सपेक्ट ऐसे थे इस मैच के कि जिसके बाद पाकिस्तान की फतह हासिल करना बिलाशुबा बड़ा कारनामा है। जिस तरह हमारा स्टार्ट हुआ था, हम टॉस लूज कर गए थे एक डिफिकल्ट कंडीशन में, एक मुश्किल पिच पे, और उसके बाद हमने वहां पर 302 रन उस वक्त स्कोर किए जब 2 रन पे हमारे 3 आउट हो गए थे। और जहां फवाद आलम की शानदार सेंचुरी थी, वहीं पर अगर हम देखते तो बाबर आजम के दरमियान जो 158 रन की शराकत हुई थी उसने बड़ा रोल प्ले किया। खासकर जो सेंचुरी स्कोर की फवाद आलम ने, उनको टाइम भी मिल गया। तकरीबन एक दिन और खाने के वक्फे तक दूसरे दिन मैच नहीं हो सका था, यानी दूसरे दिन तो बारिश के बावजूद, लैप्स के बावजूद, मुश्किल कंडीशन के बावजूद, आपने जैसे बड़ी अच्छी बात कही हमजा कि जो डिसीजन लिया था, बहादुराना डिसीजन था पाकिस्तान का कि उन्होंने डिक्लेयर किया। हालांकि फवाद आलम बैटिंग कर रहे थे तो पाकिस्तान 10 रन और कर सकता था, लेकिन अपने टाइम को सिक्योर किया और ऐसा मार्जिन दिया था वेस्ट इंडीज को कि आप भी जीतने जा सकते हैं। इतने ओवर्स आपके पास मौजूद हैं, तो बड़ा बोल्ड डिसीजन था, जबरदस्त परफॉर्मेंस ग्रीन शर्ट्स। और परवाज जो हमारे शाहीन की रही शानदार, 18 आउट करती थी, क्या बात है। 17 आउट करने वाले पाकिस्तान की जानिब से फास्ट बॉलर बन गए 2 मैचों की सीरीज में। जी तो नसीम साहब ये भी बताया कि जिस तरह से मैच जो है वो बारिश का शिकार भी रहे, फिर कम रोशनी की वजह से मैच जल्दी भी ख़त्म होता रहा, उसकी वजह से भी हम एज ले गए, या फिर बाकी शाहीनों ने, जैसे आपने कहा कि बड़ी अच्छी परवाज रही उनकी, वही वजह थी कि हम बड़ा अच्छा मैच खेल पाए? विशाल, वो जो चौथे दिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने बॉलिंग की है आने के बाद, जब उनका सिर्फ 1 आउट हुआ था और उसके बाद जो पाकिस्तान ने उनको 150 रन में आउट किया और जिस पेस के साथ पाकिस्तान ने आउट किया, वो टर्निंग पॉइंट था इस मैच का। और दूसरा बड़ा टर्निंग पॉइंट ये था कि पाकिस्तान के बैट्समैनों ने भी बोर्ड पे इतने ज्यादा रन स्कोर नहीं किए थे। एक लक पाकिस्तान की यहाँ पर फेवर कर गई कि जिस वक्त बारिश हुई है उससे पहले फवाद आलम इंजरी का शिकार हो गए थे, तो फवाद आलम को 1 दिन और उसके बाद फिर खाने के वक्फे तक आराम का मौका मिल गया। फिर वो बैटिंग के लिए आए तो उन्होंने तकरीबन 60 के करीब रन का इजाफा किया, वो बहुत क्रूशल रन थे। तो कहीं पाकिस्तान को फेवर भी किया, लेकिन पाकिस्तान अपने बिल पे जीता। और एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहूंगा, वो ये कि जबरदस्त मैन ऑफ द सीरीज देने का फैसला था जो आउट किए थे शाहीन शाह, लेकिन मैन ऑफ द मैच एक ऐसा था कि यहाँ पर अगर 10 आउट थे शाहीन के, तो फवाद आलम की उससे 124 रन नॉट आउट रन की इनिंग की भी उतनी ही कदर थी, क्योंकि शाहीन बॉलर्स फेवरेबल कंडीशन में आउट किए थे, फवाद ने बैट्समैन के लिए जो डिफिकल्ट कंडीशंस थी वहां पर सेंचुरी स्कोर की थी। तो अगर दोनों को मैन ऑफ द मैच दिया जाता है, यहाँ पे मेरी अपनी जाती राय में मैन ऑफ द सीरीज बिल्कुल बेहतरीन दिया गया, लेकिन यहाँ पर दोनों का रोल बनता था। अगर आप 100 रन को हटा दें, 124 रन, तो आप 300 रन नहीं कर रहे, आप 302 रन नहीं कर रहे, तो आप प्रेशर नहीं डाल रहे। ठीक
ठीक है नसीम राजपूत साहब, ये भी बताइएगा, हमारे ओपनर्स उस तरह से कामयाब नहीं रहे, दूसरी इनिंग्स में चलें तेज़ खेले, कुछ बेहतर खेले, जो चाहिए था वैसा ही परफॉर्म किया, लेकिन पूरी सीरीज़ की बात करें तो कुछ अच्छा नहीं खेल रहे। ख़ासतौर पे इमरान भट्ट की बात करें, वो मुसलसल नाकाम होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। एक उन्होंने स्कोर जो है 90 प्लस किया हुआ है, बाकी उनके स्कोर कम है। तो ओपनर्स फिर अज़हर अली का नीचे आना और वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, सवालिया निशान तो फिर भी काफ़ी हैं। यहाँ बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान की मैनेजमेंट कोई चेंज करेगी। देखिए आपके पास दूसरे ओपनर की सूरत में अब्दुल्ला शफीक मौजूद है। अब्दुल्ला शफीक पहले T20 खेल गए थे, सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच की वजह से, जिस बैट्समैन ने एक फर्स्ट क्लास मैच खेला वो टेस्ट टीम का हिस्सा हो, लेकिन सऊद शकील का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था आपके पास। तो आप ऐसे में आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि अजहर ऊपर जा सकते थे। टीमें खुद को ऐसे एडजस्ट करती हैं ड्यूरिंग सीरीज, अगर उनके पास कोई प्रॉपर उस जगह का स्पेशलिस्ट बैट्समैन ना हो। जैसे शान मसूद की परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, वो भी अवेलेबल नहीं थे, तो ऐसे में आप कर सकते थे, आप अजहर को ऊपर लेकर जाते, शकील को 3 नंबर पर बैटिंग कराते, सऊद शकील की सूरत में आपको एक स्पिनर भी ऐड हो जाता। तो ये तो तमाम चीजें। फिर इमरान भट्ट का आपने जैसे नाम दिया यार, 191 के अलावा जो पिछली इनिंग अगर आप हटा देते हैं तो बाकी जो उन्होंने इनिंग खेली उसमें 3.5 की औसत से उनके रन है, तो अब तक वो एक्सपेक्टेशंस पर पूरे नहीं उतरे। इसी तरह आबिद अली भी जहाँ डिफिकल्ट कंडीशन आ रही है, आप एक चीज देखें वहाँ हमारे ओपनर स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ फेवरेबल कंडीशन आ जाती है ये रन स्कोर कर देते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना होगा। नसीम साहब, पाकिस्तानी शाहीन बहुत अच्छा खेले, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है, लेकिन क्या वेस्ट इंडीज़ी टीम जो है वो कमजोर देख रहे हैं आप? उनको कहाँ स्टैंड करते हुए देखते हैं, कैसी टीम है वो? देखिए इशाल, हम तो पहला मैच भी जीत गए थे, हमें तो पहला मैच भी नहीं हारना चाहिए था, क्योंकि हम जिस फेवरेबल कंडीशन में हमें बॉलिंग करने का मौका मिला था, शायद वो स्पार्क जो हमें इस दूसरे टेस्ट में दिखाई दिया, वो पहले टेस्ट में बहुत कोशिशें की थी लेकिन उतना स्पार्क नहीं था। दूसरी चीज ये कि मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि हम थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे 9वीं विकेट हासिल करने के बाद, जब रिजवान ने बहुत शानदार कैच लिया था ग्राउंड के बाहर, फील्डर भी अंदर आ गए थे, सब आगे सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे हमने मैच जीत लिया। हालांकि अभी हमने अपना टारगेट हासिल नहीं किया था, हमें अभी टारगेट हासिल करने के लिए 1 विकेट दरकार थी। तो एफर्ट बहुत किए, वो रन फिर वेस्ट इंडीज ने स्कोर करने थे, कामयाबी उनके नसीब में जुड़ी हुई थी, लेकिन मेरे ये रन्स हमें होने नहीं दे रहे थे, तो हम 2-0 जीत के आते ये सीरीज, लेकिन अच्छा कमबैक खिलाड़ियों का, हमें वो टेस्ट नहीं जीत सके। हमने ये टेस्ट जीतने के बाद ये साबित किया कि हम उनसे सुपीरियर टीम है। और बिल्कुल ठीक बात कह रही इशाल के, इस वक्त वेस्ट इंडीज की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप उनके नाम अगर उठा के देखेंगे तो आप इतने लोगों को जानते ही नहीं है। मेरी ब्रेथ है जो सबसे बड़ी उनकी होप है, इतना ज्यादा अब तक उनको भी इंटरनेशनल सतह पे नहीं रिकॉग्नाइज किया गया है, तो उस लिहाज से पाकिस्तान की अच्छी फतह उनकी कंडीशन में अगर आप मैच जीते तो फिर बिल्कुल ठीक है। अच्छा नसीम राजपूत साहब, आखिर में 1 मिनट रह गया, लेकिन वो जो आपने जिक्र किया रिजवान के कैच का, इस पे हमने पहले भी एक दफ़ा गुफ्तगू की थी, आपको नहीं लगता जिस तरह से खिलाड़ी अंदर आ गए थे कोई एक्शन लेना चाहिए था, पीसीबी को खुद से एक्शन लेना चाहिए था कि ये तरीका नहीं होता, मैच खत्म नहीं हुआ था, मैच अभी जारी था, मैच के अंदर बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो अंदर आ गए हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए, इतना इमेच्योर नहीं होना चाहिए खिलाड़ियों को। बिल्कुल सही बात है कि आपने जो है वो आप वो खिलाड़ी हैं कि जो मैच का हिस्सा भी नहीं है, आपने विप भी पहनी हुई, और विप पहने हुए खिलाड़ी जो है वो सेलिब्रेशन के लिए मैच के खत्म होने से पहले अंदर आ गए। देखिए आपने बिल्कुल अच्छा नोटिस किया यहाँ पर, मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि शायद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस सिलसिले में कोई एक्शन लेगी, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बायलैटरल सीरीज जितनी भी होती हैं उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई नहीं देती। वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अपने इवेंट्स में ज्यादा एक्टिव होती है, लेकिन उनका अपना मैच रेफरी होता है जो फराइज अंजाम दे रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से मैच रेफरी ज्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे, तो फिर जो मकामी मैच रेफरीज होते हैं वो होते हैं। तो आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, इस चीज का नोटिस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में इस तरीके की गलती ना हो। और फिर सबसे बड़ी चीज हमजा, हम मैच लूज कर गए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मजाक बनता है नसीम राजपूत साहब के, देखेंगे पाकिस्तान ने वक्त से पहले ही जो है शायद जश्न मना लिया, मिठाइयाँ बांट दी। बहुत शुक्रिया आपका नसीम राजपूत साहब, पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने सीरीज़ बराबर कर दी है और हम T20 सीरीज़ जीत गए थे, उसका भी एक ही मैच हो पाया था, लेकिन पाकिस्तान वो सीरीज़ जीत गया था। बिल्कुल, ये हमारी अचीवमेंट है कि हम जीत गए। बिल्कुल, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।